नमस्कार। वंदे मातरम। साथियों, मैं आदर्श संघवी अखिल अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद से आप सभी के बीच तेरापंथ टास्क फोर्स के मिशन एम्पावरमेंट के जन जागृति कार्यक्रम हेतु उपस्थित हुआ हूँ। प्राकृतिक आपदाओं और मेडिकल इमरजेंसी में मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में हम स्वयं की या दूसरों की मदद कर सकते हैं। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के मोहनीय आयाम तेरापंथ टास्क फोर्स द्वारा स्कूल और कॉलेज में वर्चुअल मिशन एम्पावरमेंट का कार्यक्रम नियमित रूप से कर जन जन को जागरूक कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम तेरापंथ युवक परिषद उत्तर हावड़ा के सहयोग से यहाँ पर ये कार्यक्रम करने हेतु उपस्थित हुआ है। तेरापंथ टास्क फोर्स के कैडेट्स भारत सरकार की आपदा प्रबंधन फोर्स नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स से प्रशिक्षित है। तेरापंथ टास्क फोर्स के बारे में अधिक जानने के लिए मैं निवेदन करूंगा इंट्रोडक्टरी वीडियो प्ले के लिए। शक्ति मैं हूँ मैं, अनंत ज्ञान मैं हूँ मैं, अनंत चेतना प्रवाह युक्त हूँ। युवा हूँ मैं तो जोश है, सजग हूँ मैं तो होश है, हवाओं की तरह सदा मैं मुक्त हूँ। रगों में संग भक्ति है, गुरु पदानुरक्ति है, मैं तेरा पंथ फौज का सिपाही हूँ। फंसे जो आपदाओं में कि दर्द हो फिजाओं में, तुरंत उनको कष्ट से मैं त्राहि दूँ। लबों पे मुस्कुराहटे खिला सकूं रवायते, मिशन के वास्ते सजग सदा ही हूँ। फर्ज की घड़ी भी है ये जंग जिंदगी की है, जरूरतें जहाँ भी हो मैं वक्त दूं। है मेरा राष्ट्र धर्म ये सिखाया धर्म संघ ने, निभा रहा हूँ क्योंकि मैं सशक्त हूँ। टास्क फोर्स तो यूं देखें तो युवक परिषद संस्था ये टास्क फोर्स है, अपने आप पूरी संस्था टास्क फोर्स है। क्योंकि अवस्था का भी एक काम करने की अवस्था होती है, जवानी की अवस्था। इस अवस्था में आदमी बढ़िया काम करे, क्योंकि शक्ति है, हमारी शक्ति विध्वंस के लिए नहीं, हमारी शक्ति निर्माण के लिए। मैं विघ्न हर मिटा सकूं, मैं खौफ हर हटा सकूं, मैं अंधकार में दिए की रोशनी। एक आंसू पहुँच दूं, किसी के घाव भर सकूं, खुशी के धन को प्राप्त करके मैं धनी। समय का एक युद्ध है, सजग रहे वो बुद्ध है, विवेक संग हो तो साधना यही। मौत के पलों में मैं हूँ जिंदगी की आश सा, सुदीर्घ रात्रि बाद में प्रभात हूँ। जहाँ भी हो जरूरतें पुकार लेना तुम मुझे, मैं TTF सदस्य बन के साथ हूँ। अनंत शक्ति मैं हूँ मैं, अनंत ज्ञान मैं हूँ मैं, अनंत चेतना प्रवाह युक्त हूँ। युवा हूँ मैं तो जोश है, सजग हूँ मैं तो होश है, हवाओं की तरह सदा मैं मुक्त हूँ। धन्यवाद वीडियो के लिए। तो अब सहज सरल मधुर वाणी के धनी अभातेव के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अमित जी नाहटा को आमंत्रित करूंगा कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करें। आराध्य के चरणों में कोटिशा नमन। धन्यवाद आदर्श जी। सॉरी मैं अनम्यूट था, शायद होस्ट वाला कुछ वैसा लफड़ा रहा होगा। आज मैं सेंट जॉन हावड़ा के विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देता हूं। आज के कार्यक्रम में जो कुछ वो सीखने जा रहे हैं वो बहुत कारगर है, बहुत काम का है। अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद तेरापंथ टास्क फोर्स के माध्यम से पूरे देश भर में एक क्रांति आयोजित कर रही है। खासकर इस लॉकडाउन के क्रम में जब हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन हर समय देख रहे हैं, उस क्रम में देश भर के विभिन्न विद्यालय के बच्चों को हम एम्पावर कर रहे हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की इस प्रकार की आस पड़ोस में, उनके जीवन में, परिवार में, समाज में किसी भी प्रकार की जो हम सिखा रहे हैं, उन विकट परिस्थितियों से
चुनौती लेने का और उसका सामना करने का, उन सब में कौशल का विकास हो, इस मूल इस उद्देश्य से पूरे देश भर में लाखों बच्चों के बीच में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे देश भर में तेरापंथ युवक परिषदों के माध्यम से, तेरापंथ टास्क फोर्स के कैडेट्स और उनके प्रशिक्षकों के द्वारा, स्कूल प्रबंधन के सहयोग से ये कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित हो रहा है। हर दिन कभी-कभी ऐसा भी हो रहा है कि एक-एक दिन में 4-4 सेशंस हो रहे हैं। तो सारे बच्चे पूरे ध्यान लगाकर इस कार्यक्रम को सुने, समझें, देखें और जो भी उनकी जिज्ञासाएँ हैं, उन जिज्ञासाओं का वो समाधान प्राप्त करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे परिषद परिवार से संदीप जी, प्रवीण जी के द्वारा सारा कार्य हो रहा है। इधर टीटीएफ परिवार से विकास जी और जितेश जी के साथ पूरी टीटीएफ की टीम है। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद परिवार भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। हमारे बीच में कलकत्ता के जो भी आनंद जी, मनीष जी, पंकज जी, यशवंत जी, या सारे साथीगण, ये सब सूर्य प्रकाश जी, सब लोग इसमें जुड़कर आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो सबसे मेरा सादर जय जिनेंद्र है। और आज के कार्यक्रम के बारे में मैं बताने से पहले एक छोटी-सी बात अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के बारे में कहना चाहता हूँ कि पूरे देश भर में 40,000 युवकों का ये संगठन है और बहुत सारे सामाजिक कार्य, चाहे अभी कोरोना काल हो, जब कभी बाढ़ वगैरह आती हो, किसी भी प्रकार का, और कंटिन्यूअस में हमारा नेत्रदान में वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। जितना नेत्रदान हम लोग करने जा रहे हैं, भारत का अंधापन जो है, ब्लाइंडनेस है, उससे हम लोग पूरा इराडिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे ब्लाइंडनेस को पूरे भारत में। हम रक्तदान के क्षेत्र में, प्लाज्मा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप हमारे बारे में जब जानकारी प्राप्त करेंगे हमारी वेबसाइट आदि के माध्यम से, तो आप लोगों को बहुत पता चलेगा कि ये संगठन छोटा-सा संगठन, बहुत छोटा-सा संगठन है, लेकिन ये इतने सारे कार्य कर रहा है कि आपको भी आज के कार्यक्रम में जिन संगठन के साथ इस कार्य में आपको सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, आपको स्वयं गर्व का एहसास होगा। पूरी टीटीएफ की टीम बहुत शानदार काम कर रही है, परिषद अच्छा काम कर रही है और हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, वो पूरे इस कार्यक्रम को अच्छे से देखें, समझें। हमारे ट्रेनर्स आज हमारे बहुत ही प्रशिक्षित ट्रेनर्स हैं। भारत सरकार की इकाई के द्वारा ये लोग प्रशिक्षित हुए हैं, एनडीआरएफ के द्वारा। तो इनसे ट्रेनिंग प्राप्त कर अपने जीवन में कुछ विशेष योग्यता अर्जित करने का आप लोग प्रयास करेंगे। इन्हीं शुभकामना और मंगल भावनाओं के साथ पूरे टीटीएफ परिवार, परिषद परिवार, अभातेव परिवार, स्कूल परिवार और स्कूल की तरफ से दिनेश जी ओझा तथा अन्य स्कूल के जो भी हमारे प्रबंधक वर्ग हैं, मुख्य जो संचालक वर्ग हैं, उन सबको जय जिनेंद्र, उन सबका धन्यवाद और आभार कि आपने अपने बच्चों के लिए, स्कूल प्रबंधन ने इस कार्यक्रम को चुना और हमें मानवता की सेवा में आपका सहयोग प्राप्त हुआ। तो अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद परिवार की तरफ से भी आपका आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए जय जिनेंद्र। थैंक यू अमित जी। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा जिसके सहयोग से यहाँ प्रोग्राम होने जा रहा है, ऐसे तेरापंथ युवक परिषद उत्तर हावड़ा के अध्यक्ष सम्माननीय संदीप जी डागा को। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। वंदे गुरुवरम, वंदे सतीवरम। जूम ऐप में सभी जुड़े हुए अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के उपाध्यक्ष श्री अमित जी नाटा, जिनकी अध्यक्षता में आज कार्यक्रम हो रहा है, आबादी के सदस्य, संयुक्त सदस्यों, आज के इस कार्यक्रम के ट्रेनर, स्कूल प्रिंसिपल, चेयरमैन, हेडमैन, सभी बच्चों को सादर जय जिनेंद्र। तेरापंथ टास्क फोर्स, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, मेन मकसद है कि हमारे आपदा या समय किसी तरह का विपदा या आगजनी के अंदर में किस प्रकार से हमसे बच के निकल सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए आगे होस्ट से निवेदन करता हूं कि इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दें और हमारे एक निवेदन में ही स्कूल के प्रिंसिपल, सेंट जॉन के प्रिंसिपल श्री दिनेश जी ओझा ने स्वीकृति प्रदान की, उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं। धन्यवाद संदीप जी। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा हावड़ा सेंट जॉन्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल सम्माननीय श्री दिनेश जी ओझा सर से।
381. Hello, uh, good morning to every one of you. It's really a great pleasure for me to be a part of this event today. I would like to show my heartiest gratitude, first of all, to my honorable chairman, sir, Mr. K.N. Singh, who has permitted us to organize such a wonderful and awakening program for our students and their parents, which is entitled as Mission Empowerment. I'm really very lucky to have such a wonderful team of our school, headmistress ma'am, Mrs. Anita Singh, coordinators, teachers, those who have given their sustained effort to organize this program associated with Akhil Bharti Yuvak Parishad Terapanthi and Terapanth Yuvak Parishad and Terapanth Kishore Mandal Uttar Howrah. Dear children, we have learned from the beginning that prevention is better than the cures. And with this proverb, the entire life we have followed while we have learnt it in the childhood, in the text, and we have learnt many precautions that to be safety measures that we have followed from the beginning. But we have hardly learnt that if any mishappening or accident occurs anyway, then how to overcome from this kind of situation. What measures we will take to give the first aid to the people, those who are meeting with this kind of problems. So for this all, Terapanth Yuvak Parishad President, Mr. Sandeep Daga, he has come, approached to me that he wanted to make the people to learn and educate them that how to overcome from this kind of situation. I know, dear children, that we people are encountered and captured by the pandemic COVID-19. At the beginning, our Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, our CM, Mamta Di, everybody has given us many safety measures to be taken to overcome from this kind of situation. But gradually we have learned a lot, and now at the position when we all the citizens of India have learned how to overcome this kind of situation. I know it has not an end, but we have already in the progressive manner, because learning never ends. Learners are not being appreciated. Learned people are appreciated. In the childhood, whenever we have been bitten with any kind of insects or any fatal shock we have got it, then by our elders, whatever the measures we had taken, that what they have taught us. But today, on account of this mission empowerment, through this TTF people's expertise, we will come to know that how to overcome from this kind of problems and what are the first aid that we will give to the people so that they can be cured. It is not only the first aid, even you will find after seeing this entire program that you people can completely a learned person to remove this kind of problems from the persons. As the president of Akhil Bharti, also vice president of Akhil Bharti, Mr. Amit Nahata, has also given us the brief introduction about this particular TTF. So I hope that in future, whenever we people are in need, we will definitely contact these persons. And this particular program, which we are going to organize today or show to all children, is totally free from any kind of discrimination between caste, creed, community, grade, and categories. So, dear children, this is just a part of learning which is sometimes not given in a book, but we have to learn by the practical experience. And that's what the today TTF people are going to make us learn. I'm really very obliged that these people are going to associate it with us and make our children to educate about this particular program. And
It's my really wish to every one of you to be safe and keep safe to everyone. Thank you and have a nice day to every one of you. God bless you. थैंक यू मिस्टर ओझा सर। तो अब मैं बिना किसी भूमिका आमंत्रित करूंगा तेरापट टास्क फोर्स के अनुभवी कैडेट्स जो एनडीआरएफ से ट्रेंड है, ऐसे आज के मिशन एम्पावरमेंट सेशन के लिए हमारे दोनों ट्रेनर, हमारे दोनों कैडेट्स नवीन जी भंडारी और रजत जी डुगर को। Hi, good morning to all. Excuse me. जय जिनेंद्र, जय हिंद। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं चाहूंगा कि सब कोई अपना अपना प्लीज कैमरास ऑन कर लीजिए ताकि मुझे भी आप लोगों को देख के वो एनर्जी बनी रहे। एवरीबॉडी कम ऑन, 1 2 3 स्टार्ट। कैमरा सबको स्टार्ट कर लीजिए अपनी अपनी। ग्रेट, काफी अच्छा रिस्पॉन्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल सर का बहुत एकदम सही कहा। प्रिंसिपल सर ने बहुत बहुत सही बात कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उन्होंने सबसे पहला बात यही कहा। तो आज हम प्रिवेंशन के बारे में सीखेंगे और ये एक जैसा प्रिंसिपल सर ने कहा कि ये नोटबुक वाली से बाहर वाली चीज है। तो ये नोटबुक जैसा सेशन कुछ नहीं होगा, एक स्कूलिंग वाली सेशन नहीं होगी, ये एक इंटरैक्टिव सेशन होगा। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा और इंटरेस्ट भी रहेगा ये सेशन, और आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो इस सेशन का मेन मोटिव ये है कि हम आप लोगों को एक MFR बना सके। MFR का मतलब होता है मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर। और उससे क्या है कि आप लोग आज जिस लेवल पे है, एक नॉर्मल सिटीजन के लेवल पे, आप लोग एक लेवल ऊपर चले जाएंगे। इन द सेंस आप लोग किसी को हेल्प करने में, किसी की जान बचाने में आप एक सहायता कर सकते हैं, किसी को एक फर्स्ट रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो आप किसी डॉक्टर से कम नहीं कहलाएंगे यहाँ पे। तो आइए अब MFR बनने के लिए हमें क्या करना है, किस टॉपिक पे हमें ट्रेनिंग लेना है, आज उसका फर्स्ट लेवल हम क्लियर करते हैं, देखते हैं और समझते हैं चीजों को। ये सब कॉमन सी बातें हैं। तो MFR के लिए हम लोग कुछ टॉपिक सिलेक्ट किए हैं फर्स्ट राउंड में और फर्स्ट लेवल पे MFR बनने के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक पे हम चलते हैं आगे, जो कि है हमारा बर्न्स। बर्न से क्या समझ में आता है सबको कि फायर, आग लग जाना, राइट। तो बर्न्स का मतलब होता है कि आग लग जाना, कोई थर्मल कॉन्ट्रैक्ट किसी में भी आ जाना। उससे पहले बर्न्स पे जाए, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि आपका जनरल नॉलेज इस चीज के ऊपर क्या है। तो एक पोल क्वेश्चन ले लिया जाए और इसका पोल क्वेश्चन का आंसर सब कोई आप अपने अपने चैट बॉक्स में जाके टाइप करेंगे कि आपके हिसाब से क्या है। So the poll question is, what should be applied to the affected area in case of burns? Ice, cold water or cool running water? चलिए सब कोई आंसर दीजिए। पोल आ गया है आपके सामने, KBC की तरह है ये। काउंटडाउन चलेगा, टाइमर चलेगा। और जैसा कि मैं देख रहा हूं काफी जनों ने वोट करना स्टार्ट भी कर दिया है। 30 सेकंड मिलेंगे केवल आपको, 20 सेकंड जा चुके हैं। लास्ट के 5 सेकंड, 4 3 2 1 and that is it. We will end the poll right now. तो चलिए इसका आंसर हम बाद में करेंगे, बाद में बताएंगे आपको। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक टॉपिक आएगा यहाँ पे, तब हम इसका आंसर शेयर करेंगे कि कितने लोगों ने क्या आंसर दिया और क्या सही था कि गलत था। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझने के बहुत जरूरी है ये चीज के बर्न होता क्या है। इंजरीज दैट रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और एक्सपोजर टू एनी फिजिकल, थर्मल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल रेडिएशन आर टर्म्ड एज बर्न। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमारे बॉडी, हम या उससे कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं डायरेक्ट फायर के थ्रू, या कोई केमिकल हमारी बॉडी में गिर जाती है। लेबोरेटरी में हम काम करते हैं, स्कूल में अगर हम कुछ कर रहे हैं, लेबोरेटरी में कुछ गिर गया, वैसा बोलते हैं ना एसिड गिर जाना है, तो उससे बर्न होती है। थर्मल मतलब कोई चीज गर्म, कोई चीज चिपक जाना, अगर उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर हम आ जाए और हो जाए। इलेक्ट्रिकल आपको पता ही है, अगर बाई चांस करंट लग जाए हमें,
तो करंट से भी बर्न हो जाते हैं, वो इंटरनल बर्न हम कहते हैं उसे। तो ये बर्निंग का एक सिचुएशन है जहां पे हमारे बॉडी में कोई इंजरी क्रिएट हो जाती है इन चीजों के कारण, उसे हम बर्निंग कहते हैं, बर्न कहते हैं। तो फैक्ट्स देखते हैं, 70 लाख बर्न केसेस इंजरी आते हैं एनुअली, ये इंडिया का फैक्ट है सारा। उनमें से 10 लाख मॉडरेटली और सिवियरली बर्न होते हैं। ये मॉडरेटली और सिवियरली बर्न का जो कैटेगरी है वो हम आगे सीखेंगे क्या है। तो देखिए 70 लाख में से 10 लाख ऐसे होते हैं जो मॉडरेटली और सिवियरली, मतलब नॉर्मल और बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना हम मिडल और अपर रेंज में जो बर्न का केसेस होता है वो है। बाकी 60% माइनर बर्न्स रहता है। 10 लाख में से 1.4 लाख पीपल हर साल बर्न के कारण मर जाते हैं। तो ये मॉडरेटली और सिवियरली बर्न होते हैं ना, उसमें 1.4 लाख पीपल मरते हैं। और 70% जो लोग मरते हैं बर्न इंजरी जो होती है वो प्रोडक्टिव एज ग्रुप, हमारी जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो 15 से 35 है, बिकॉज इसी पीरियड में हम समझते हैं, समझ पकड़ते हैं, काम करने की हमारी क्षमता सबसे मैक्सिमम इसी पीरियड में रहती है। सो ये प्रोडक्टिव एज ग्रुप हम कहते हैं। और मेजरली 70% वाले में से मेजरली वुमेन और चिल्ड्रन रहते हैं, औरतें और बच्चे। और ये देखिए जब सेकंड लास्ट वाली जो पॉइंट है, 80% केसेस जो आते हैं वो होम से आते हैं, किचन रिलेटेड इंसिडेंट। देख लिया आपके 80% रिलेटेड है, इसीलिए वुमेन और चिल्ड्रन पे ज्यादा कहा गया है होम रिलेटेड केसेस में। तो आगे बढ़ते हैं। बर्न्स को समझने के लिए सबसे पहला जरूरी है हमें हमारी स्किन को समझना, क्योंकि हमारे ऊपर बर्न का जो फ्यूल है, जिसे हम कहते हैं फ्यूल हमारा, वो सबसे स्किन की तरफ ही आता है। स्किन से हम समझ सकते हैं कि बर्न क्या चीज है, हमारे बर्न बॉडी में जो हुई है वो किस लेवल पे है। तो सबसे पहले स्किन के लेयरिंग को समझते हैं। हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती है। जो ऊपर का ये पार्ट दिख रहा है आपको, हेयर, और जो ऊपर का जो चीज दिख रहा है ये, इसे हम कहते हैं टॉप लेयर, जिसका साइंटिफिक टर्म है एपिडर्मिस। बहुत ही पतला लेयर होता है, हमें दिख रहा है ये सामने, ये हम देख सकते हैं, इजीली अवेलेबल होती है हमारे आई से। सेकेंड जो लेयर होता है स्किन का, जिसमें स्वेट ग्लैंड्स होता है। स्वेट ग्लैंड्स मतलब स्किन की जो ग्लैंड्स होती है वो, और हेयर का रूट। हम ये हेयर देख रहे हैं ना, ये हेयर कहीं ना कहीं से तो रूट है इसका, तो वो रूट जो है वो सेकेंड लेयर ऑफ स्किन पे है। और थर्ड लेयर स्किन पे है मसल्स और वेन, जहां हमारी नसें, खून की नसें जो पास होती है, वो थर्ड लेयर स्किन होता है। और जहां हमारे शरीर की मसल जिसे हम कहते हैं वो थर्ड लेयर स्किन होता है। तो देखिए इस स्किन का लेयरिंग और स्किन का लेयरिंग को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम आगे बर्न को क्लासिफाई कर सकें कि ये बर्न किस लेवल की है, किस डिग्री की है। और क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न को हम डिग्री ऑफ बर्न्स कहते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि किस सिवियरिटी से वो बर्न हुआ है। देखिए फर्स्ट लेयर का जब फर्स्ट लेयर बर्न होगा, फर्स्ट लेयर स्किन का जब बर्न हो जाएगा, जब कांटेक्ट में आएगा, तो हम उसे फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं। मतलब आपकी एपिडर्मिस, स्किन का जो टॉप लेयर है, जो ऊपर का सतर्क है, वो जलता है बाहर, और हेयर जल जाता है या कांटेक्ट में आ जाता है। और उसके कांटेक्ट में आने से फर्स्ट जो एपिडर्मिस लेयर जहां से स्टार्ट होता है इंजरीज क्रिएट करना, इंजरीज उसमें क्रिएट होना, उसे हम फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं। सेकेंड डिग्री बर्न हम तब कहते हैं जब फर्स्ट लेयर जो आपका है स्किन का, वो पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका है, और इंजरी अब सेकेंड लेयर से स्टार्ट हो गई है, मतलब डर्मिस में स्टार्ट हो गई है, चाहे वो डर्मिस के ऊपर लेयर में हो या डर्मिस पूरा खत्म हो गया हो। तो डर्मिस का जो लेयर है, अगर वहां इंजरीज पहुंच जाती है तो हम उसे सेकेंड डिग्री बर्न कहते हैं। और थर्ड डिग्री बर्न हम तब कहते हैं जब हमारी एपिडर्मिस, डर्मिस मतलब फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर, दोनों लेयर जो है वो हमारी इंजर्ड हो जाती है पूरी तरीके से। थर्ड लेयर मतलब हाइपोडर्मिस जो है, जहाँ पे हमारी वेन्स है, मसल है, अगर वहां पे इंजरी होना स्टार्ट हो जाता है तो उसे हम थर्ड डिग्री बर्न कहते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, इमेज के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ। फर्स्ट डिग्री बर्न में देखिए क्या होता है, आपका स्किन का कलर जो है, ठीक है, केवल स्किन का कलर है वो चेंज हो जाएगा। आप फायर के साथ कांटेक्ट में आए, आपका फर्स्ट डिग्री बर्न हुआ। और फर्स्ट डिग्री बर्न में ना स्किन का जो फर्स्ट लेयर है, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, वो बहुत ही पतला लेयर होता है, इसीलिए खाली स्किन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, लाल हो जाता है। देखते हैं ना, कई बार हम लोग कांटेक्ट में आए भी होंगे घरों में, और मैं कहीं पे भी कांटेक्ट में तो आ ही गए होंगे, तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि ये फर्स्ट डिग्री बर्न है। देखने से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये फर्स्ट डिग्री बर्न है। अब हम सोचेंगे कि सेकेंड डिग्री बर्न कैसे हो, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे डर्मिस तक इफेक्ट हुई है। तो देखिए डर्मिस तक इफेक्ट होने का है ना, सबसे एविडेंट रिजल्ट ये होता है कि आपके शरीर में जहाँ पे बर्न हुआ है वहां ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, फफोले फॉर्म हो जाते हैं। ये देखिए डायग्राम में देख रहे हैं ना आप, हाथ में और इसके पैर में देखिए छोटे छोटे गोल गोल है, इसे ब्लिस्टर्स कहते हैं। जहां ये ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाएंगे ना, वहां आप समझ जाइएगा कि आपको उस जगह पे सेकंड डिग्री बर्न हो गया है, या किसी को अगर हो जाए तो आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेकंड डिग्री बर्न हो चुका है। मतलब फर्स्ट डिग्री खत्म हो चुका है,
सेकेंड डिग्री जहां पे स्वेट ग्लैंड्स है वहां पे चली गई है। और ये देखिए डायग्राम में थर्ड डिग्री। अब आइडेंटिफाई करना है कि थर्ड डिग्री बर्न कैसे। तो थर्ड डिग्री बर्न में देखिए कैसा इसका हाथ हो रखा है, पूरा एकदम लाल, ब्लिस्टर्स भी नहीं दिख रहे, कुछ नहीं, मसल्स आपको दिख रहे हैं और यहाँ तक कि देखिए बोन्स आपको दिख रहे हैं। देख रहे हैं थर्ड डिग्री बर्न होता है जो सीवियर केसेस में आपको बोन तक दिखाई दे देगा, अगर पूरा अंदर तक जल जाएगा तो इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये थर्ड डिग्री बर्न है। ये तो हो गया कि हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ बर्न को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें सिवियरिटी भी आइडेंटिफाई करनी है कि हम उसे कैलकुलेट कर सकें कि ये मॉडरेट है, माइनर। जैसे मैंने कहा था ना आपको फर्स्ट स्लाइड में कि मॉडरेटली बर्न होते हैं केसेस, सिवियरली बर्न केसेस आते हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट होते हैं कि ये मॉडरेटली है, सिवियरली है कि माइनर है। ये डिग्री ऑफ बर्न से तो जरूर कैलकुलेट होता ही है कैलकुलेशन में, लेकिन ये रूल ऑफ 9 का मतलब होता है कि आपके बॉडी में जिस जगह बर्न अगर हो जाए तो वो कितने परसेंटेज डैमेज प्रोवाइड करती है, कहाँ एज पर रूल ऑफ 9। ये एक टर्म है। तो देखिए चेस्ट बैक, अडल्ट्स में चेस्ट और बैक इस 18% का कंट्रीब्यूशन दिया गया है। इसमें कंट्रीब्यूशन 18% का इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारी बॉडी की जो मेन फंक्शनल ऑर्गन्स होती है वो मेजरली कहाँ प्रेजेंट है, इसी एरिया में प्रेजेंट है, हमारे चेस्ट और बैक के बीच में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल बताता हूँ, लंग्स, हार्ट, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, तो ये मेजरली वर्किंग जो है हमारी फंक्शनल ऑर्गन्स जिसे हम कहते हैं वो मेजरली यहीं प्रेजेंट है। तो अगर बाई चांस हम बर्न के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे कोई भी डिग्री के बर्न के कांटेक्ट में आओ, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, और हमारे इस एरिया में मतलब चेस्ट की एरिया में या बैक की एरिया में आएगा, तो हम उसे 18% का कैलकुलेशन के हिसाब से करते हैं। अगर चेस्ट में आया तो 18% और अगर बैक में आया तो 18% और अगर दोनों जगह आता है तो 36%। ये कैलकुलेशन है कि डैमेज सिवियरिटी कितनी हो सकती है इस चीज से। आगे आएंगे तब हम क्लासिफाई करेंगे कि माइनर मेजर को कैसे कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ बर्न्स के साथ। देखिए लेफ्ट लेग और राइट लेग में भी 18% है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो ऑर्गन्स है ही नहीं, तो भी इसे इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है? इसे यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दिया गया है कि हमारी बॉडी की जो इंटायर मूवमेंट है, हमारा बॉडी का जो इंटायर काम है वो खाली हमारे पैरों से होती है, राइट। अगर पैर नहीं होंगे हमारे तो हमें प्रॉब्लम होगी बहुत जगह, हर चीजों को करने में हमें असुविधा होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑर्गन के साथ साथ आता है मूवमेंट बॉडी का, और एंटायर बॉडी का मूवमेंट। एक बार के लिए अगर हाथ नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप चल तो पा रहे हैं, कहीं जा आ तो पा रहे हैं। वैसे ही लेग्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है इसमें। देखिए बच्चों में है ना, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों में खाली चेंज होता है, सब चीज वैसा ही है, खाली जो लेग के जो परसेंटेज है वो कम हो जाते हैं, हेड का परसेंटेज बढ़ जाता है, क्योंकि बढ़ते बच्चे हैं, उनका जो मेन फंक्शनल जो ऑर्गन होता है ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, राइट। तो इसलिए हेड को बेसी इंपॉर्टेंस दिया गया है, लेग को कम इंपॉर्टेंस दिया गया है। देखिए अब हम सीखेंगे, अब हम क्लासिफाई करेंगे, सिवियरिटी असेस करेंगे। जैसे मैंने कहा था ना कि माइनर है कि मॉडरेट है कि क्रिटिकल बर्न्स है, तो अब हमें उसे क्लासिफिकेशन के साथ और रूल ऑफ 9 के साथ, रूल ऑफ 9 और क्लासिफिकेशन को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद हमें सिवियरिटी फॉर्म करनी है कि हाँ कितना सिवियरिटी से ये बर्न हुआ है। तो फर्स्ट डिग्री बर्न में माइनर बर्न और मॉडरेट बर्न ही अवेलेबल है। देखिए आप क्रिटिकल बर्न नहीं आता इसमें, इसका रीजन है कि फर्स्ट डिग्री में क्या है कि खाली ऊपर की जो स्किन लेयर है वो इफेक्ट होती है। तो अभी 50% नीचे कैसे आया, हम कैसे टर्म कर रहे हैं माइनर बर्न? तो देखिए रूल ऑफ 9 है, वापस से चलते हैं पिछले वाले स्लाइड में। रूल ऑफ 9 है, सपोज आपको फर्स्ट डिग्री बर्न मतलब आपकी ऊपर की लेयर कॉन्टैक्ट में आई है फायर के या कोई भी ऐसे चीज के बर्निंग के कॉन्टैक्ट में आई है, तो आपका चेस्ट और राइट आर्म दो जगह आपको बर्न हुआ है, फर्स्ट डिग्री बर्न हुआ है। तो आप कैलकुलेट करिए चेस्ट का कितना परसेंटेज है, 18%, राइट आर्म का कितना परसेंट है, 9%, टोटल ऐड करिए 27%। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिग्री माइनर बर्न हम किसे कहेंगे, जिसका सिवियरिटी मतलब एक तो आपको पता चल जाएगा कि क्लासिफिकेशन आप कर लेंगे कि बर्न को देख के, अपने आप को या किसी इंसान को देख के आप ये पता लगा लेंगे कि इसको फर्स्ट डिग्री है कि सेकंड डिग्री कि थर्ड डिग्री है। क्लासिफिकेशन हो गई, सपोज फर्स्ट डिग्री है। अब आपको उसको सिवियरिटी देखना है कि माइनर है कि मॉडरेट है कि क्रिटिकल है। तो अब माइनर और मॉडरेट कैसे देखा जाएगा, रूल ऑफ 9 के हिसाब से। तो यहाँ चेस्ट और हाथ में बर्न है तो 27% बर्न का इंजरी है, तो ये कहाँ आएगा, ये बिलो 50% है, तो हम इसे कहेंगे फर्स्ट डिग्री माइनर बर्न। और यही अगर 50% से ऊपर हो जाए, मतलब बैक, चेस्ट, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, ये तीनों, ये अगर पूरा चारों जगह अगर ये घेर ले या कोई भी ऐसे कैलकुलेशन से जहां 50% के ऊपर चला जाए, उसे हम कहेंगे फर्स्ट डिग्री मॉडरेट बर्न।
चाहे वो 100% में भी हो, फर्स्ट डिग्री होता है तो वो मॉडरेट बर्न हम कहते हैं। इसे यहाँ पे क्रिटिकल बर्न इसलिए नहीं आता क्योंकि स्किन का एक है ना बहुत अच्छा एक खुद का नेचर होता है, वो सेल्फ रिपेयर करता है अपने आप को। आप देखोगे ना, कोई आपको खरोच आ जाता है, कहीं कड़ी आता है, तो वो अपने आप को रिपेयर करता है। आप खाली ऑइंटमेंट लगा के छोड़ दो ताकि खून रुक जाए, जलन नहीं हो, लेकिन वो अपने आप को रिपेयर कर लेता है। तो ये जो फर्स्ट डिग्री बर्न है ना, ये 4 से 5 दिन में अपने आप को वापस से रिपेयर करके नॉर्मलाइज कर लेता है। तो इसलिए इसमें क्रिटिकल बर्न नहीं आते, इसमें कोई सीवियरिटी चीज नहीं है, इसमें कोई खाली ऊपर का लेयर आपका एक बार के लिए इन्फेक्ट होता है, इंजरी होती है उसमें, और बाद में वो अपने आप ठीक भी हो जाती है। अब चलते हैं सेकेंड डिग्री में। तो सेम ही प्रोसीजर है सेकेंड डिग्री बर्न के लिए भी। कैसे इसे हम एसेस करेंगे, किसे हम माइनर बर्न कहेंगे, किसे हम मॉडरेट कहेंगे और किसे हम क्रिटिकल कहेंगे। सेकेंड डिग्री बर्न को हम 2 से 15% के बीच में जब अगर इंजरी की परसेंटेज रहती है तो उसे माइनर कहते हैं। यहाँ परसेंटेज गिरता जाएगा जैसे जैसे हम क्लासिफिकेशन बढ़ाएंगे अपना, जैसे थर्ड डिग्री में भी जाएंगे तो वो परसेंटेज गिरेगा माइनर बर्न्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपके बॉडी के और डीप जा रहा है, आपके स्किन के लेयर के वो और डीप जा रहा है। तो जितना वो डीप जाएगा उतना वो आपको इंटरनली आपको वो डैमेज करेगा। इसलिए माइनर बर्न को हम लोग सब जो परसेंटेज है वो देखिए कितना कम हो गया, 50% से डायरेक्ट 15 पे आ गया। तो अगर 2 से 15% अगर बर्न रहता है सेकेंड डिग्री में तो उसे माइनर सेकेंड डिग्री बर्न कहते हैं। और 15 से 30% के अगर बीच में रहता है तो हम लोग मॉडरेट कहते हैं इसे, ये मॉडरेटली बर्न हुआ है सेकेंड डिग्री। और अगर कुछ भी 30% से ऊपर हो जाए तो वो क्रिटिकल बर्न है, मतलब थोड़ा सा डेंजर है उसमें, सेकेंड डिग्री में भी डेंजरस है। और सेम चीज थर्ड डिग्री की बात करें तो थर्ड डिग्री में देखिए एकदम 2%, जहां सेकेंड डिग्री स्टार्ट हो रहा था यहाँ थर्ड डिग्री खत्म हो गया है 2% पे। तो 2% का अगर बर्न थर्ड डिग्री 2% बर्न भी अगर हो जाता है रूल ऑफ 9 के हिसाब से तो माइनर बर्न कहलाएंगे। 2 से 10% के बीच में मॉडरेट होता है, और 10% से ऊपर अगर बॉडी पार्ट में 10% से ऊपर की कंट्रीब्यूशन रहती है थर्ड डिग्री बर्न की तो उसे हम क्रिटिकल बर्न कहते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा एरिया डैमेज हो चुका है, इंटरनली भी, अंदर के नसें भी, मसल्स भी, बहुत जगह डैमेज हो चुका है। तो अब आग लग जाए, आग का सबसे पहले है कि अगर हम फायर के कांटेक्ट में आ जाए तो फायर हमारे कांटेक्ट्स में कैसे रह सकते हैं। ये ट्रायंगल ऑफ फायर है, ये समझना बहुत जरूरी है। जो ये बीच में सेंटर में कहा गया है केमिकल रिएक्शन, ये फायर है। तो फायर को 3 चीज चाहिए, हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल। तो हम अपने बॉडी के ऊपर देखते हैं, हीट क्या होता है, जो फायर से हीट प्रोड्यूस होते जा रही है, फायर लगेगा तो हीट होगा ना, तो वो हीट प्रोड्यूस हो रहा है। फ्यूल क्या है, यहाँ पे आग को कोई चीज के लिए, आग को लगे रहने के लिए कोई चीज का फ्यूल चाहिए होता है, जैसे बोलते हैं ना पेट्रोल, तो पेट्रोल एक फ्यूल है। यहाँ पे अगर हमारी बॉडी में आग लग जाए तो हमारी बॉडी ही एक फ्यूल का काम करती है। तो फ्यूल हमारी बॉडी है, और ऑक्सीजन क्या है, बाहर हवा। देखे ना हम लोग वैक्यूम में कभी आग नहीं लगती है, अगर कहीं आग लग रहा है आप उसके ऊपर बॉक्स रख दीजिए, हवा बंद कर दीजिए उसकी, तो थोड़ी देर बाद आग बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने ऑक्सीजन काट दिया है, राइट। तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे हीट को आप रोक नहीं सकते, आग तो अपने आप का हीट रोकेगा नहीं। फ्यूल, आप बॉडी के पार्ट को काट नहीं सकते। आप क्या चीज कर सकते हैं, आप ऑक्सीजन को काट सकते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन को काटेंगे तो क्या होगा, ये ट्रायंगल ऑफ फायर यही एक्सप्लेन करता है कि ये 3 एलिमेंट में से अगर कोई भी एक एलिमेंट को अगर हम एलिमिनेट कर दें, हटा दें, तो केमिकल रिएक्शन बंद हो जाएगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्रायंगल ऑफ फायर। तीनों चीज का होना बहुत जरूरी है, सेंटर पार्ट का पूरे तरीके से रहना। तो हमें सेंटर पार्ट को हटाना है, केमिकल रिएक्शन को हटाना है। तो यहाँ से एक ही चीज हम एलिमिनेट कर सकते हैं, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कैसे हम एलिमिनेट करें, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे एक क्विक रिस्पॉन्स में चाहूंगा। मैंने जैसे कहा कि इंटरैक्टिव सेशन मुझे करना है, तो सब कोई अपना अपना चैट बॉक्स खोलिए, चैट बॉक्स पे आइए और मुझे आंसर करिए कि कल बाई चांस अगर आग लग जाए तो सबसे पहला चीज आप क्या करेंगे। राइट, बहुत सारे जन ने कहा है रोल, एक्चुअली आपने डायग्राम में देख ही लिया है। तो अब हम बताते हैं ये क्या है, ये SDR प्रोसेस है, स्टॉप ड्रॉप रोल प्रोसेस। हमें भागना दौड़ना कहीं नहीं है, अपने आप को रोकना है, जमीन पे गिराना है और रोल करना है। रोल करने से क्या होगा, जिस एरिया में आग लगा हुआ है ना उसको हम ऑक्सीजन काटेंगे। जैसे जैसे ऑक्सीजन कटेगा और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन पूरी तरीके से कट गया है, तो आपका केमिकल रिएक्शन जो है, जो फायर है, वो बंद हो जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए, आग एक बार बुझ जाए तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज है, जो भी साइड में कपड़े वपड़े हैं जो भी हमने पहने उसे हटाओ, ज्वेलरी हटाओ, कोई भी ऐसा चीज है
जो इफेक्ट करता है बर्न्स के साथ उसे हटा देना चाहिए, वहां पे बर्न के एरिया से साइड कर देना चाहिए। और जो मैंने पोल का जो आंसर्स दिया था आपसे, राइट, मैंने पोल क्वेश्चन लिया था ना आप लोगों से, उसमें यही चीज है कि बहुत लोगों ने वोट किया था कि कूल रनिंग वाटर के अंडर हमें हाथ रखना चाहिए या जहां बर्न एरिया है वो रखना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत जनों ने यही आंसर दिया था। तो रनिंग कूल वाटर, आइस नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना, रनिंग कूल वाटर। उसके बाद हमें ड्राई ड्रेसिंग करना है, मतलब साफ कपड़ा, सूखा कपड़ा, साफ कपड़ा से हमें उस एरिया को ड्रेसिंग करना है, बांध देना है, उस एरिया को कवर कर देना है ताकि कोई इन्फेक्शन नहीं हो, वहां पे कोई बाहर के बैक्टीरिया नहीं आए। आइस यूज नहीं करना है। आइस यूज नहीं करने का कारण ये है कि एक तो हमारी बॉडी पार्ट में जहां बर्न हुई है वहां का जो टेम्परेचर है बहुत हाई हो चुका है, आइस माइनस टेम्परेचर पे रहता है। तो अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर को अचानक से माइनस टेम्परेचर पे करें तो आपको भी पता है क्या इफेक्ट आ सकता है, आपकी उस एरिया जो एरिया है वहां और ज्यादा डैमेज पहुंचा सकता है ड्यू टू इमीडिएट टेम्परेचर चेंज। क्या हमें नहीं करना चाहिए, हम अज्यूम करके ना कोई भी क्लासिफिकेशन, मतलब जो मैंने बर्न का जो इंजरी है उसे हमें अज्यूम नहीं करना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। हमें हमारे फर्स्ट एड MFR फर्स्ट रिस्पॉन्स के लिए हमें ये चीज करना चाहिए कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्स के हिसाब से अपना एक नॉर्मल आइडिया लगा लें और डॉक्टर को उनका काम करने देना चाहिए। आइस और कोल्ड वाटर यूज नहीं करना चाहिए। सेकेंड डिग्री बर्न, जहां पे स्किन की सेकेंड लेयर में प्रॉब्लम आती है, जो जहां पे ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं, फफोले फॉर्म होते हैं, वहां पे इंपॉर्टेंट चीज है कभी हमें उसे फोड़ना नहीं है, राइट, उसे कभी मत फोड़िएगा आप, वहां पे भी ड्राई ड्रेसिंग करके छोड़ दीजिए। उसके बाद कोई भी बटर ऑइंटमेंट या स्प्रे, जैसे बोलते हैं ना जल गया, टोपिया चिपक गया, कुछ भी चिपक जाता है गर्म कोई चीज या आ गया तो कोलगेट लगा लो, घी लगा लो, ये सब प्लीज कुछ मत करिएगा, बहुत ज्यादा ही ये एडवर्स इफेक्ट देता है इसका। आप केवल 2 चीज यूज कर सकते हैं, वो है एक एलोवेरा जेल, दूसरा सिल्वर एक्स जेल। ये 2 चीज ऐसा है प्रिस्क्राइब्ड है, यूनिवर्सली प्रिस्क्राइब्ड है कि बिना डॉक्टर से पूछे भी आप ये चीज लगा सकते हैं। और अगर बाई चांस आप कपड़ा पहने हैं और आपका बर्न यहाँ हुआ है तो कपड़ा तो जलेगा ही, साथ साथ आपका शरीर जलेगा। कोई कपड़ा अगर आपके शरीर के साथ चिपक गया है बर्न के कारण तो उस कपड़े को वहां से मत निकालिए, रहने दीजिए उसे वहीं पे, वो डॉक्टर का काम है, डॉक्टर तरीके से निकालेगा। तो बर्न का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। आई गेस सबको समझ में आया। कोई क्वेश्चंस अगर है तो आप लोग प्लीज नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे प्लीज अपनी क्वेरीज भेजिए, हम आपको जरूर रिवर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम चोकिंग के ऊपर, जो हमारा सेकंड टॉपिक है आज का। चोकिंग क्या है, चोकिंग से क्या समझ में आता है, प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग रिस्पॉन्ड करते रहिए कि चोकिंग से आपको क्या समझ में आता है। Yes, okay. Suicide is not the answer. Sorry, suicide is not the answer. गले में खिंच और ये सब, हाँ, लेकिन एक्चुअली चोकिंग क्या होता है, चोकिंग जो चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझना है कि कोई चीज ऐसा जो हमारे गले में नहीं होना चाहिए या गले में जो चीज फंस जाता है और जिसके कारण हमारा ट्राचिया जो एयरवे है वो ब्लॉक हो जाता है। कोई भी ऐसा फॉरेन ऑब्जेक्ट, खाना भी एक फॉरेन ऑब्जेक्ट ही होता है, बॉडी का तो पार्ट नहीं होता ना, कोई भी एक फॉरेन ऑब्जेक्ट वो अगर हमारे मुंह में चला जाए और स्लिप होकर गले में चले जाए और वो फंस जाए तो उसे हम चोकिंग करते हैं, चोकिंग कहते हैं। और चोकिंग में देखिए क्या होता है कि एयर जो है, एयर फ्लो है वो बंद हो जाता है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होती है। छोटे बच्चों में चोकिंग कैसे हो सकती है, देखिए स्मॉल राउंड स्लिपरी फूड, गोल गोल छोटा कोई फूड होता है ना, एक टॉफी जिसे हम कहते हैं, टॉफी खाया होगा आपने, सबने टॉफी खाया होगा, आप खाते भी होंगे ऑब्वियस बात है, छोटे बच्चे आप टॉफी खाया होगा आपने। तो टॉफी कभी कभी क्या होता है हम मुंह में डालते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, वो डायरेक्टली गले में चला जाता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि हम जब लकी होते हैं ना तो सीधा का सीधा पेट में चला जाए, निगल लेते पूरा का पूरा। और कई कई टाइम ऐसा होगा बाई चांस कि वो अटक जाएगा, चांसेस रहता है अटकने का, उससे चोकिंग हो सकता है। नट्स या सीड, बादाम खा रहे हैं हम, ठीक है, हमने चबाया नहीं, ऐसे ही निगल लिए तो वो फंस गया, वो फंसने से वहां पे चोकिंग क्रिएट करेगा। टाइनी टॉयज, छोटे जो खिलौने होते हैं, सीटी मुंह में लेते हैं ना अपन, तो गलती से वो मुंह में लेने के कारण अगर चला जाए अंदर और वो गले में फंस जाए, वो चोकिंग क्रिएट करता है। बटन बैटरीज, घड़ी की जो बैटरी होती है छोटी छोटी गोल, वो चीज, वो हम खेलते खेलते अगर मुंह में ले ले और वो गले में चले जाए तो वो फंसने की चांसेस रहती है, चोकिंग उससे क्रिएट हो सकता है। और कॉइन, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, बोलते हैं कॉइन से मजाक करते हैं,
मुंह में रखते हैं कॉइन को और को, काफी जन होते हैं ऐसे, तो उनके कारण भी चोकिंग हो सकती है। ये मेजरली देखा जाता है 7 to 15 ईयर्स के एज ग्रुप के बीच में। अब बड़ों में भी चोकिंग काफी बार होती है, तो वो क्यों होती है और हमें उन्हें कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे उन्हें रोकना है। चाहे हम बच्चे हो चाहे हम बड़े हो, कोई भी हो, हमें एक दूसरे को रोकना है कि ताकि चोकिंग नहीं हो। ये देखिए कैसे हम अपने सीनियर्स को एनकरेज कर सकते हैं। बड़ों में क्या होता है ना, बड़ों में आपके पास ये सब चीज, ये जो पहले जो मैंने स्लाइड में दिखाया कि फ्रूट स्लिपरी और आइटम्स है, सीड्स है, टाइनी टॉयज है, ये सब ये लोग मुंह में नहीं लेते। हम लोग बड़े लोग हैं, हम लोग समझते हैं क्या है क्या नहीं है। बड़े लोगों में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज वाले में क्या होती है, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है ना, हम बिजी हो जाते हैं और हमारे पास हर एक चीज को काम करने का, हमें हर एक चीज काम भी करना होता है और हमारे पास टाइम भी कंस्ट्रेंट रहती है। तो हम क्या करते हैं, हर चीज को हड़बड़ी में करते हैं। तो यहाँ देखिए खाली फूड हैबिट्स पे ही बात किया जाएगा बड़ों के साथ, क्योंकि वहां पे क्या है कि हम लोग फूड हैबिट्स अपना जो है ना बहुत चेंज कर लेते हैं, आराम आराम से नहीं खाते हैं, फटाफट खाना। तो इसमें हमें सीनियर्स को इनकरेज करना चाहिए कि देखो खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। क्यों हम खा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, गले में फंसने की बहुत ज्यादा चांसेस रहती है। धीरे धीरे खाना चाहिए और थरली, मतलब अच्छी तरीके से चबा के खाना चाहिए। खाना खाते खाते, कोई चीज खाते खाते साथ में पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कोई चीज खा रहे हैं, पानी क्या है, पानी रुकता नहीं है, पानी डायरेक्ट गले में से नीचे जाता है। तो वो गलती से अगर खाना को ले जाए, अनच्यूड फूड को अगर वो ले जाए अपने साथ, तो पानी तो नीचे उतर जाएगा, फूड जो है वो गला में अटक जाएगा, आपका चोकिंग क्रिएट करेगा। छोटे टुकड़े खाना चाहिए हमेशा हमेशा। लेट अस एवरी टाइम वी शुड टेक स्मॉल बाइट्स, राइट। छोटे छोटे टुकड़े खाओ तो आराम से खाया भी जाता है, चबाया भी जाता है, और गलती से अगर गले में भी चले जाए तो वो एक बार में वो अटकेगा नहीं, वो नीचे उतर जाएगा। थिक ड्रिंक्स मतलब शेक, ये सब थोड़े से मोटे ड्रिंक्स पियो। पतले ड्रिंक में क्या होता है कि हम गट पी जाते हैं, फटाफट पीने का हमारी आदत हो जाती है। तो हम फटाफट पीने के चक्कर में क्या होता है कि कभी कभी वो चीज जो है, सांस नहीं लिया जाता है एक साथ, और वो गट पीने के चक्कर में वो ब्लॉकेज हो जाती है वहां पे। क्लियर थ्रोट बिटवीन ईच माउथफुल, मतलब हम खा रहे हैं, खाने के बाद पूरी तरीके से जब तक वो अंदर नहीं चला जाए हमें दूसरा बाइट नहीं लेना है। तो मतलब हमें पूरा ये एरिया को क्लियर कर देना है, उसके बाद ही हमें खाना है आगे। तो ये चीज है कि हम एनकरेज करें हम अपने आप को, जब हम बड़े भी हो जाएं, और बच्चों में भी है, और मोस्टली सीनियर्स को। सीनियर्स का चोकिंग का रीजन ही ये होता है। सिम्टम्स क्या है चोकिंग का? अगर चोकिंग हो जाए आपको तो खाने में दिक्कत होगी, आपको पता चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा कि हाँ चोकिंग हो गया मुझे। तो खाने में दिक्कत होगी, सलाइवा, मुंह का जो सलाइवा होता है वो बेसी एक्सेसिवली बाहर आएगा। आपका खाना जो है गले से, उसको आपको नीचे उतारने में या वापस लाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, खुद से चिपक जाएगा पूरा वो गले में आपका। मतलब आपको इतना इरिटेशन होगा कि आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, चिपक जाना, खांसते रहेंगे बार बार, और एक बार वो चला जाएगा ना अंदर तो भी आपको बहुत तेजी से खांसी आएगी, क्योंकि वो बहुत टाइम तक ब्लॉक कर दिया था वहां पे। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम हड़बड़ी में खाते हैं, चोकिंग हमें होती है ना, तो वो फूड पाइप और विंड पाइप जो है वो एकदम अगल बगल में होती है। तो जैसे मैंने कहा ना, पानी, थिकर लिक्विड यूज करना है, थिकर लिक्विड थोड़ा सा पीना है, हम ट्राई करना है अवॉइड करें पतला लिक्विड। तो थिकर लिक्विड को अगर हम फटाफट पीते हैं ना, तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो फूड पाइप, फूड पेट की जगह वो लंग्स में चली जाती है। तो ये भी एक सिम्टम्स है, एस्पिरेशन हो जाता है उससे। अब हमें क्या करना चाहिए अगर अडल्ट्स को चोकिंग हो जाए, तो क्या तरीका है उसे चोकिंग से रिवाइव करने का, उसे बचाने का। तो यहाँ मैं एक वीडियो प्ले करता हूं आप लोगों के सामने। देखिए, अब आप MFR बन जाएंगे तो आपको क्या करना है, किसी को चोकिंग हो जाए, देखिए यूनिवर्सल सिंबल था चोकिंग का, गले पे हाथ है, देखिए खांस रहा है, तकलीफ में है, आप MFR है, आप देखे हैं इनको कि बहुत तकलीफ में, आपको समझ में आ गया, हाथ यहाँ जाना मतलब यूनिवर्सल सिंबल चोकिंग का। तो आप आए MFR के रूप में, आप आके इनसे पूछते हैं कि सर आप ठीक है, बोलते हैं नहीं, तो आप उन्हें वो आप बोलिए कि सर मैं MFR हूँ, क्या मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ? तो वो बोलते हैं हाँ प्लीज आप मेरी हेल्प करिए। देखिए कैसे किया उन्होंने, पोजीशन बनाया है, उनका लेग्स को वाइड किया और अपना पैर एक बीच में डाला है। और ये ना जब हाथ यहाँ पे रखता है तो बहुत ज्यादा टाइट होता है, हार्ड कर लेते हैं, तकलीफ है, उन्हें पूरा एकदम अपने फोर्स से हटा के पीछे करना है और उन्हें झुकाना है। ठीक है, झुका के देखिए हाथ का जो पोजीशन है, देखिए चेक करिए हाथ का पोजीशन है, इसे हम सबसे पहला चीज करते हैं 5 बैक ब्लोज, बैक ब्लोज पीठ पे मार के आगे धकेलते हुए। तो 5 बार ये चीज करना है, देखिए 4 और ये 5, ये है 5 बैक ब्लोज का प्रोसेस।
इससे अगर रिलीफ नहीं मिलता है, ये पूछेंगे कि आपको रिलीफ मिला इससे, इन्होंने कहा नहीं मुझे इससे अभी तक रिलीफ नहीं मिला, मतलब अभी भी कुछ चीज है जो गले में अटकी हुई है। अब उन्हें क्या करना है, फिर से पोजीशन बनाना है ढंग से अच्छे से, ताकि एक स्ट्रॉन्ग बेस बने। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे करना है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बने। पोजीशन बना लिया, उन्हें जरा सा आगे बेंड रखिए और हाथ का अपना पोजीशन वापस से देखिए। ये जो अंगूठा है आपका थंब है, इसको अंदर लेके जाइए और मुट्ठी बंद कर दीजिए। मुट्ठी ऐसे भी बंद होती है, ऐसे नहीं करना है हमें, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, ये पार्ट यूज करना है अंगूठा का, ये पार्ट। इस पार्ट को कैसे प्लेस करना है, इस प्रोसेस को हम हैमलिक मैन्यूवर कहते हैं। देखिए रिबकेज है, रिबकेज के 2 उंगली नीचे मेजर करिएगा, रिबकेज का जो लास्ट रिबकेज है, लास्ट हमारे रिबबोन है, उसके 2 उंगली नीचे पोजीशन लेंगे और सेंटर पे ये जो पार्ट है वो यहाँ पे टच करेंगे, देखिए जैसे टच कर रहा है। और दूसरा वाला हाथ जो है वो उसके ऊपर, देखिए वीडियो में आपको दिखाएगा, ये उसके ऊपर ऊपर करके प्रेशर देना है, उन्हें बेंड करके नीचे प्रेशर देना है अंदर की तरफ, देखिए अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, ताकि क्या होगा, उससे एक प्रेशर क्रिएट होगा पेट के थ्रू और वो फूड पाइप के थ्रू, तो जो खाना गले में अगर अटका है तो वो निकल जाएगा। ये भी हमें 5 बार प्रोसेस फॉलो करना है, 5 टाइम्स। तो ये क्या था, 5 बैक ब्लोज एंड 5 टाइम्स हैमलिक मैन्यूवर, ये प्रोसेस था। देखिए इससे है ना इन्हें रिलीफ मिल गया, तो अब ये आराम है। ये तो जैसा कि आपने देखा ना, हैमलिक मैन्यूवर हमने पोस्ट किया, हैमलिक मैन्यूवर और 5 बैक ब्लोज, सबको समझ में आया कि अगर बाई चांस चोकिंग अडल्ट्स में हो जाए तो क्या करना है हमें। ये हैमलिक मैन्यूवर और 5 बैक ब्लोज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। अगर किसी को भी चोकिंग हो जाए तो कैसे हम उस चीज से अपने आप को नहीं, सॉरी, किसी और को बचा सकते हैं। आगे चलते हैं, जब कभी इन्फेंट में अगर हो जाए, अगर इन्फेंट में अगर हो जाए तो हम क्या करेंगे। सर मैं चाहूंगा कि इन्फेंट का वीडियो प्ले किया जाए। रजत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज, एक मिनट। जी रजत जी। सर एक मिनट सर, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सॉरी वो टेक्निकल कोई इश्यूज आ रहा था, इसके कारण ऐसा हुआ। 1 मिनट बस मुझे दीजिए, मैं अभी शेयर करता हूँ आपके साथ वो वीडियो। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई। देखिए अगर जब हमें इन्फेंट को, अगर किसी को चोकिंग हो जाए, छोटे बच्चे को, इन्फेंट को मतलब 2 महीने से लेके 1 साल के बच्चे को अगर चोकिंग हो जाए तो क्या करना चाहिए। हमें पहले एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना चाहिए। ये हमारे टीटीएफ के कैडेट है जो आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हम करेंगे चोकिंग डेमो के थ्रू, आई मीन प्रिवेंट, बचाएंगे कैसे छोटे बच्चे को, इन्फेंट को। तो देखिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया उन्होंने अपना पैर के साथ, पैर को फोल्ड करके। अब देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो 2 उंगली लेंगे, 2 उंगली लेंगे खाली। और बच्चों का शरीर बहुत नाजुक होता है, छोटे बच्चों का तो शरीर अपने सबको पता है बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव होता है। तो उससे बहुत ही आराम से छाती के बीच में रख के खाली प्रेस करेंगे धीरे से एकदम। वो धीरे से प्रेस करने से ना कोई भी चीज अगर अटकी हुई है गले के वो बाहर आ जाएगी।
तो धीरे से 5 बार इसे प्रेस किया जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है, अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो क्या करना है? तो देखिए जादू वाला सबने देखा था ना, कोई मिल गया मूवी, करेक्ट? उसमें ऐसा हाथ था उसका जादू का, धूप से जो कहता था, ऐसा हमें पोजीशन बनाना है हाथ का और बच्चे के मुंह पे रखना है, जिससे उसकी नाक और मुंह ये खुला रहे और आंख के ऊपर माथे पे पोजीशन बने। देख रहे हैं आप? देखिए मैं पॉज करता हूं, देखिए ये पोजीशन रहे, यहाँ पे इसका नाक और मुंह दोनों खुला है। अब इसे उल्टा लेटाना है, आपका हाथ जो है वो सपोर्ट पे है, उल्टा लटका के दूसरा जो हाथ है अपना लेफ्ट हैंड, उससे पीठ के ऊपर जरा से प्रेशर देना है, मारना नहीं है पर दबा के प्रेशर देना है, दबाना है। और इसमें क्या है कि जैसे हम लोग अडल्ट में देखा कि पुश करना है, पुश नहीं करना है, खाली दबाना है, प्रेस करना है, और 5 बार। इससे भी चोकिंग, कोई चीज अगर गले में फंसी हुई है वो निकल सकती है। अगर बाई चांस वो भी नहीं होता है, उससे भी नहीं होता है, तो अपने सबसे छोटी उंगली को इन्फेंट के मुंह में डालना है और मुंह डाल के इरिटेशन पैदा करना है ताकि वो चीज निकल जाए। तो देखा आपने कि हमें अडल्ट के साथ क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ, इन्फेंट के साथ क्या करना चाहिए। हैमलिक मैन्यूवर का जो प्रोसेस देखिए, जो मैंने कहा था ना, रिब केज के 2 उंगली नीचे और सेंटर पे, वहीं पे है, देखिए डायग्राम में दिखाया गया है। बच्चों के साथ देखिए कैसे करना है हमें, 2 उंगली और बैक पुश, बैक ब्लो नहीं है, 2 उंगली और बैक पुश। अब अगर हम अकेले हो और हमारे आसपास कोई नहीं है, हम अकेले हो और हमें चोकिंग की प्रॉब्लम हो गई है, तब हम अपने आप को कैसे बचाएंगे इससे? वो है कि कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, जैसे चेयर हुआ, ये सॉलिड स्टिल एक ऑब्जेक्ट को, टेबल हुआ, वो आइडेंटिफाई करिए। उसके बाद जो हैमलिक मैन्यूवर वाला जो प्रोसेस जो मैंने बताया था, थंब को अंदर, मुट्ठी बंद और 2 उंगली नीचे रिबकेज के करके, आप अपने आप का, अपने बॉडी प्रेशर के साथ चेयर के मदद से या टेबल के मदद से अपने आप को हैमलिक मैन्यूवर का प्रोसेस दीजिए, ताकि आप प्रेशर क्रिएट करें और कोई भी चीज गले में अगर है तो निकल जाए बाहर। ये हो गया नॉर्मल पर्सन के साथ। प्रेग्नेंट वुमेन और ओबेस पर्सन में हम लोगों ने अलग एक तरीका है इस चीज को, क्योंकि उनका जो बॉडी है वो सेंसिटिव रहता है, और उसमें सब चीज सेम है। हैमलिक मैन्यूवर ही करना है आपको, बैक ब्लोज ही देने हैं आपको, सब कुछ सेम है, बस खाली एक ही चीज चेंज हो जाती है, वो हाथ की पोजिशनिंग। हाथ की पोजिशनिंग मतलब ये सब चीज सेम रहेगा, आपको यहीं से एफर्ट लगाना है, सब कुछ यहीं से करना है, प्रोसेस सब कुछ सेम है। बस जो हम लोगों ने देखा था कि रिब केज के 2 उंगली नीचे का पोजीशन हम लेते थे ना हैमलिक मैन्यूवर को प्रोसेस में लेने के लिए, प्रेशर क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ हम रिब केज के 2 उंगली नीचे नहीं, हम जो मेरा जो लास्ट जो बोन है उसके ठीक ऊपर वाला जो बोन है, चेस्ट बोन जिसे हम कहते हैं, ब्रेस्ट बोन जिसे हम कहते हैं, उस बोन के जस्ट ऊपर में जॉइनिंग पे, यहाँ पे सेंटर पे, वहां पे हम देंगे। मतलब आपका थोड़ा सा जो पोजीशन है हाथ का वो चेंज होगा और कुछ नहीं, बाकी प्रोसेस सब कुछ सेम रहेगा। अब हम अपने छोटे बच्चों को, घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो कैसे उन्हें रिस्क से बचा सकते हैं, क्या क्या चीज हम ऐसा करें जो उन्हें रिस्क में नहीं डाले चोकिंग के। देखिए 5 पॉइंट्स है। जब बच्चे कुछ खा रहे हो तो उन्हें अपराइट पोजीशन, मतलब बैठे हुए पोजीशन पे रखना चाहिए। हमें ये चीज देखना चाहिए कि वो बैठ के खा रहे हो, कहीं लेट के या वैसे कुछ भी नहीं, ताकि लेटने से क्या होगा, गले में फंसने की चांसेस बेसी रहती है कोई चीज की। शेप, साइज, टेक्सचर, खाने का जो शेप होता है, कैसा शेप है, साइज कैसा है, छोटा है कि बड़ा है, टेक्सचर मतलब सॉफ्ट है खाने में कि हार्ड है। पापड़ हार्ड होता है, पापड़ जानते हैं ना सब कोई, वो हार्ड होता है। दलिया, खिचड़ी सॉफ्ट होता है, तो ये इसे टेक्सचर कहते हैं। तो टेक्सचर पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। फिर जो टॉयज हम खरीदते हैं, राइट, कोई हम टॉयज, बच्चों को तो खिलौने बहुत पसंद होते हैं, टॉयज अगर हम खरीदते हैं तो टॉयज का साइज क्या होना चाहिए। टॉयलेट पेपर देखा है ना आप लोगों ने, टॉयलेट पेपर के अंदर में एक रोल होता है जिसके ऊपर टॉयलेट पेपर रैप होती है, पूरी रोल जिससे बनता है। अंदर एक छोटा सा ना, और एक लंबा इलेप्टिकल सिलेंड्रिकल एक रोल होता है, उसका जो विड्थ होता है वो 4.5 सेंटीमीटर का होता है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी खिलौना अगर है आपके घर में, आज अगर छोटे बच्चे हैं तो उस चीज को आप मेजर करिएगा कि क्या वो उसके अंदर घुस रहा है। अगर वो उसके अंदर घुस रहा है ना, तो वो बहुत बड़ा रिस्क है आपके साथ, आप छोटे बच्चों के साथ। वो अगर गले में चला गया तो वो चोकिंग
का ये समाधान पैदा कर सकता है। और क्लोजली सुपरवाइज करना है खाने के समय। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, खाने के समय में हमें बहुत ही ज्यादा सुपरविजन रखना है अपने छोटे बच्चों की तरफ। घर में छोटे भाई बहन है और है कोई भी है उनके तरफ, कि वो सही तरीके से खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, सही चीज खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। और एक चीज, छोटे बच्चे का हाइट और छोटा होता है, वो जमीन पे खेल रहे होते हैं, तो हमें ना एक उनके साथ नीचे ही बैठना चाहिए। उनके नजरिए से, उनका जो आई डिस्टेंस है उससे देखना चाहिए, तब हम समझ पाएंगे कि जो चीज हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं या छोटे बच्चे जो घर में है वो क्या देख रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा आज ये चोकिंग का भी चैप्टर जो है, एक MFR, एक आपको बेसिक नॉलेज जो है ये खत्म होता है यहाँ पे। कोई भी ऐसा जन है जो रिव्यू देना चाहे इसके ऊपर कि हाँ क्या सीखने मिला इसमें से आपको चोकिंग में, या एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, मैं चाहूंगा कि कोई क्वेश्चन का आंसर करें अपने आप को अनम्यूट करके, कि अडल्ट्स में जो चोकिंग होती है वो किस रीजन से हो सकती है और हमें क्या करना चाहिए। प्लीज अपने आप को कोई अनम्यूट करे। नेबल अली, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बताइए कि अगर चोकिंग अगर हो जाए अडल्ट्स में तो वो किस रीजन से होती है। और शायद वो आंसर नहीं दे रहे हैं। और कोई अगर कोई देना चाहे तो प्लीज अपना हाथ रेस करिए। यस, अनुभूति सिंह। शायद आवाज नहीं आ रही, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चंस बाद में ले लेंगे। और आगे बढ़ते हैं कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। चोकिंग हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक है स्नेक बाइट। तो स्नेक बाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया में सांप बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो चलिए एक बार पहले डाटा की तरफ चलते हैं। टोटल इंडिया में 300 स्नेक्स के प्रजाति है, स्पीसीज है, 300 स्नेक स्पीसीज है इंडिया में, और उनमें से केवल 62 वेनमनस स्पीसीज है। तो मतलब आप देखिए केवल 20% ही सांप ऐसे हैं इंडिया में जो जहरीले होते हैं। वेनमनस मतलब जहरीले होते हैं। अब ये जो डाटा जो है 300 में से 62 मतलब 20%, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये डाटा बहुत ही कंफ्लिक्ट करेगा जब हम देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड में 1 लाख लोग मरते हैं और इंडिया में तो 45,900 मर जाते हैं। मतलब इतना परसेंटेज हाई क्यों? तो इसलिए है कि हम लोग इंडिया में ना सांप से डर जाते हैं, सांप के काटने से हम डर जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि जहरीला है कि नहीं है, बस सांप ने काट लिया हम डर जाते हैं। और कई बार डेथ जो है वो हार्ट अटैक या शॉक के कारण हो जाती है स्नेक बाइट में। तो सबसे पहले है ना, स्नेक बाइट को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि वो जहरीला था कि जहरीला नहीं था। अब वो कैसे पता चलेगा हमें? वो पता चलेगा ऐसे, अगर आपके पास टाइम हो, सांप अगर आपको काटा है या आपके किसी फ्रेंड को काटा है और आप सांप देख पाए, तो आप जितना जल्दी हो सके उसका फोटो एक खींच लीजिए, क्योंकि सांप वहां पे ज्यादा देर तक रहेगा नहीं, वो निकल जाएगा। तो अगर आपने उसका फोटो खींच लिया तो गौर करिएगा उसके आंख के तरफ, राइट, उसके आंख की तरफ गौर करिएगा। आंख की जो प्यूपल है, हमारी प्यूपल क्या है, राउंड है, देख रहे हैं आंख में हमारी प्यूपल राउंड है। तो आंख का जो प्यूपल है वो इलेप्टिकल अगर रहा, मतलब एक इलेप्टिकल शेप में अगर रहा, तो मतलब वो सांप जहरीला था। और अगर राउंड प्यूपल उसका रहा, जो आंखों की पुतली जिसे हम कहते हैं, वो अगर राउंड रहा, तो मतलब वो सांप जहरीला नहीं था। इफ बाई चांस अगर आप नहीं देख पाए सांप को, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? आप आइडेंटिफाई करेंगे उसके सांप के डसने से, काटने से। जहरीला सांप का है ना 2 फ्रैंक होता है, 2 सुई जैसा आपको मार्क आ जाएगा। सपोज अगर सांप ने मुझे यहाँ पे काटा, तो है ना मेरे यहाँ पे मार्क आ जाएंगे 2 तो, जिससे खून बाहर आएगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये जहरीले सांप ने मुझे काटा है। अगर
जहरीला सांप नहीं होगा तो आप दांत, अपने दांत जैसे है ना एक शेप में है दांत, वैसी सांप के मुंह का शेप का मार्क आएगा पूरा, खाली वही आएगा, दो आपको डंक नहीं दिखेंगे, मतलब आपको नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा है। तो ये चीज जो है ये बहुत ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ये बताएगा कि हम पॉइजनस स्नेक से पॉइजनस स्नेक ने हमें काटा है या नॉन पॉइजनस ने हमें काटा है, और फिर आगे क्या ट्रीटमेंट हमें करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें अगर सांप कहीं काट ले तो हमें वहां को बांधना नहीं, उस एरिया को बांधना नहीं है, खून का फ्लो को रोकना नहीं है। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम बॉलीवुड पिक्चर में देखते हैं कि हाँ बांध लो और कर लो, ये चीज नहीं करना है। हम खून का फ्लो नहीं रोक रहे हैं, हमें खून का फ्लो नहीं रोकना है, हमें जो जहर है उसका फ्लो रोकना है। अगर हम खून का फ्लो रोक देंगे, सपोज मेरे हाथ में यहाँ पे सांप ने काटा और मैं यहाँ बंद कर दूं, तो जहर तो बॉडी में नहीं फैलेगा, सही बात है, लेकिन जहर इस जो एरिया में है बहुत जल्दी फैल जाएगा और बाद में हमें इस एरिया को ही हटाना पड़ेगा। तो आपको आपका बॉडी का पार्ट का बलिदान देना पड़ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखें, हमें बॉडी में बांधना नहीं है, कोई चीज को टाइटली, खून का प्रभाव नहीं रोकना है, हमें बैंडेजिंग करना है। ये हम बताएंगे बैंडेजिंग कैसे करना है, क्या तरीका है वो आगे बताएंगे। इंपॉर्टेंट चीज है प्लीज, बॉलीवुड में हम लोग देखते हैं कि बाबा तांत्रिक ये सब चलता रहता है, सपेरे जिसे हम कहते हैं, इन सब के पास मत जाना। 21st सेंचुरी है, साइंटिफिक लाइफ हम जी रहे हैं, साइंस में हम जी रहे हैं, तो ये चीज कुछ नहीं कर सकता है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बात का एकदम क्लियर नोटिफाई रहिएगा आप लोग, इनसे बचिएगा। अच्छा, अगर सांप हमें काट ले और जहरीला सांप हो तो सबसे पहला चीज हमारे दिमाग में क्या आता है? जहर अगर बॉडी में फैलता है तो सबसे पहला चीज क्या आता है? हमारा स्किन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखिए स्किन का जो है डिस्कलरेशन हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन होने लगती है, अंदर से जलन महसूस होती है, विजन में ब्लरीनेस आता है, ये सब सिम्टम्स है। ये सारे चीज जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट में सिम्टम्स होते हैं, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है सभी हो जाए, हो सकता है कुछ एक चीज हो, ये सिम्टम्स है पॉइजनस स्नेक के काटने का। बुखार, दर्द, बेहोशी, माथा दुखना, स्किन का कलर चेंज हो जाना, तो ये सब चीजें सिम्टम्स है। ये हम लोग आपको शेयर भी करेंगे, ये प्रेजेंटेशन शेयर भी करेंगे ताकि आप इसे और डिटेल से आराम से इसे पढ़ पाए। अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले बीइंग अ मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर, MFR, जो आज का ट्रेनिंग सेशन का जो मेन मोटिव है, हमें क्या करना चाहिए कि अगर कोई स्नेक बाइट हो जाए किसी को, हम अगर ग्रुप में जा रहे हैं, हमारे किसी फ्रेंड को अगर स्नेक बाइट हो जाए, चलिए हम आपके साथ चल रहे हैं, घूम रहे हैं, हम लोग ट्रैक पे जा रहे हैं, मुझे सांप ने काट लिया, तो यू बीइंग एन MFR, आप लोग एक MFR के रूप में क्या करेंगे? सबसे पहले आप 108 यूनिवर्सल मेडिकल, इंडिया का यूनिवर्सल मेडिकल नंबर जो है, इमरजेंसी नंबर, मेडिकल इमरजेंसी नंबर, उस पर कॉल करेंगे और आप बोलेंगे कि सर मैं एक MFR हूँ और मेरे फ्रेंड रजत दुग्गड़ को सांप ने काट लिया है, मैं बता नहीं सकता कि पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, पर मैंने उन्हें फर्स्ट रिस्पॉन्ड दे दिया है, मैंने बैंडेजिंग कर दी है और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, लोकेशन उन्हें बताना है, अपना पिन कोड बताना है, और अगर आप नहीं बता पाए तो उन्हें कहना सर मैं आपको व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर कर रहा हूँ, आप प्लीज अपनी टीम को इस जगह पे भेजिए इमीडिएटली। तो व्हाट्सएप पे आपने लोकेशन शेयर किया और टीम को बुला लिया, तो टीम को आने में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जैसे भी टाइम लगता है वो लगेगा। तब तक आपको क्या करना है? सांप ने मुझे कहाँ काटा था? रिस्ट पे। यहाँ पे दिखाया है कि मेरे दोस्त को सांप ने एंकल पे काटा है, तो क्या क्या नी को हमने बेंड कर लिया। यहाँ हम क्या करेंगे? हम अपने एल्बो को बेंड कर लेंगे। सांप अगर मुझे यहाँ काटा है तो हम एल्बो को बेंड कर लेंगे। एल्बो को क्यों बेंड करेंगे? ताकि ब्लड का फ्लो जो है, ब्लड का जो फ्लो है वो स्ट्रेट नहीं रहे, वो टूटे। तो अगर वो टूटेगा तो स्लो होगा यहाँ पे, तो क्या होगा? पॉइजन जो है, वेनम जो है, वो स्लोली ट्रांसमिट होगा, वो जो एक नॉर्मल फ्लो से कम फ्लो में ट्रांसमिट होगा। अगर हमारे पास स्नेक बाइट का किट है, उसके बाद हमें स्नेक बाइट किट का यूज करना है, अगर हमारे पास है तो उसमें काफी सारी चीजें होती है। मेनली उसमें होती है सिरिंज, सक्शन सिरिंज जिसे हम कहते हैं, जो कि होली पे हम पिचकारी देखते हैं ना, पिचकारी हमने यूज किया हमेशा होली पे, तो ये सक्शन जो सिरिंज है वो वैसे ही एक पिचकारी जैसा ही है। देखिए कैसा है, राइट साइड के डायग्राम में देखिए क्या चीज है, उसका ऊपर में एक ढक्कन जैसा होता है, उससे हमें क्या करना है? सांप ने हमें जहाँ काटा है उसे वहां प्लेस करके सिरिंज को खींचना है। उससे क्या होगा? जो जहर है या जहरीला खून है वो वहां से बाहर आएगा। अगर हम सक्शन सिरिंज को यूज करेंगे तो वो वहां से बाहर आएगा।
इफ सपोज हमारे पास स्नेक बाइट का किट नहीं है, नॉर्मल सिरिंज अगर आपको मिल जाए, नॉर्मल सुई लगाने जाते हैं ना, हम वैक्सीन लगाने जाते हैं या कोई भी चीज अगर होता है टेटनस का और का, तो नॉर्मल सुई भी अगर हमें मिल जाए तो हमें क्या करना है, उसका जो ऊपर का निडल होता है ना, वो निडल खुलता है, उस निडल को खोल के हटा देना है। तो आपके पास क्या बचा, नॉर्मल एक इतनी सी छोटी सी जगह बची जिससे आप सिरिंज, जिसको आप सक्शन सिरिंज बना सकते हैं। आप उसी पार्ट को जहां आपका बाइट है, जो फ्रैंक मार्क जो है सांप का, जहरीले सांप का फ्रैंक मार्क है, वहां पे उसे प्लेस करके आप सिरिंज को पीछे की तरफ खींचिए, जो सक्शन जो पाइप है उसे पिचकारी की तरफ उसे पीछे की तरफ खींचिए, तो उससे भी खून बाहर आ जाएगा। इफ सपोज आपके पास कोई सिरिंज नहीं मिलता है तो लेफ्ट वाले डायग्राम में देखिए, रनिंग वाटर मतलब रनिंग सोप वाटर या डिटर्जेंट का पानी, अगर आपके पास साबुन है तो साबुन आप पानी में पूरा अच्छी तरीके से घोल के ना उसे धोते रहिए वहां पे, या डिटर्जेंट अगर कपड़ा धोने का जो डिटर्जेंट होता है अगर वो है तो उसे पानी में डाल के उससे धोते रहिए, उससे आप इन्फेक्शन को और को सबको कम करेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा कि बैंडेज, हमें बांधना नहीं है, हमें बैंडेज करना है, राइट। तो बैंडेज का भी तरीका है। देखिए फ्रैंक मार्क का, जैसे मैंने कहा था मेरे फ्रेंड के एंकल में सांप ने काटा है, तो बैंडेजिंग देखिए कहाँ से स्टार्ट हुई है, टो से लेके उसके नी तक बैंडेजिंग होगी। यहाँ मुझे सांप ने यहाँ काटा एंकल पे, तो मेरे ये अंगुली की इस जगह से लेके पूरे एल्बो तक बैंडेजिंग होगी। और ये बैंडेजिंग कैसे होगी, टाइट करेंगे हम लोग, बेसिक टाइट भी नहीं कि ब्लड का फ्लो रोक दे, और इतना भी लूज नहीं कि बैंडेज का कोई मतलब ही नहीं हो। हमें वो फ्रैंक मार्क को कवर नहीं करना है, हमें वहां का बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो ब्लड मूवमेंट है, उसे स्लो करना है ताकि हमें और टाइम मिले। देखिएगा जब कोई भी सांप काटता है, चाहे वो जहरीला ही सांप क्यों ना काटे, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे पास 4 से 6 घंटे का टाइम हाथ में रहता है। हम आराम से एंटी पॉइजनस इंजेक्शन ले सकते हैं। हम कहीं भी दुनिया में कोई भी पार्ट में हो तो आराम से मेडिकल एरिया में हम 4 से 6 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। तो ये जो चीज है, ये एक MFR के ऊपर फर्स्ट रिस्पॉन्ड आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी क्या सहायता कर सकते हैं बचाने में। तो आई गेस सबको समझ में आया और आ रहा होगा। आई होप ये बोरिंग टॉपिक्स तो नहीं था, ये तीनों टॉपिक्स बोरिंग तो नहीं थे। चलिए ठीक है, अब ये 3 टॉपिक तो हो गया, ये मुझे तो काफी बोरिंग जैसा लग रहा था, मुझे समझ में आ रहा है शायद आपको, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये सब क्या थियोरिटिकल चीजें थी। अब आपके सामने जो जो आएगा ना वो पूरे प्रैक्टिकल आएगा। अब वो आपको एक्टिविटी जैसा लगेगा कि अच्छा वो ये ऐसा हो रहा है, वो अच्छा वो वैसा हो रहा है। ये एक्टिविटी जैसा नहीं था, ये आपके साथ डेली लाइफ में नहीं होता है, बट वो आपके साथ डेली लाइफ में होने वाली चीजें हैं जो आपको मजा भी आएगा करने में। तो आप बने रहिए, और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, ये तो खैर उतना इंटरेस्टिंग नहीं था। अब आएगा आपके सामने प्रैक्टिकल टॉपिक्स जो मेरे फ्रेंड और मेरे साथी नवीन जी लेकर आएंगे आपके लिए। आई होप दिस वाज एन इंटरैक्टिव सेशन एंड विल बी इन फ्यूचर एज वेल, जो आगे के जो टॉपिक्स है। ओवर टू यू नवीन जी। थैंक यू रजत जी। हेलो कोलकाता, होप आप सब लोग हेल्दी हो, गुड हो, आप सब अच्छे से हो। इस पेंडेमिक में आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं। तो जैसे कि रजत जी ने बताया कि अभी हम सब प्रैक्टिकल वाले क्लासेस करेंगे, प्रैक्टिकल वाली चीज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ब्लीडिंग से। ब्लीडिंग में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, बट इसके बाद में जो आएगा, उसकी ट्रीटमेंट जो आएगा, वो सारे प्रैक्टिकल है हमारे पास में। आई रिक्वेस्ट कि स्क्रीन शेयर किया जाए। ब्लीडिंग, बिफोर ब्लीडिंग we should know what is blood. Blood क्या है? Blood is a red object which is present in our body. ठीक है? So मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में आ जाए एंड मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दे दें कि हमारे बॉडी में कितने लीटर खून है। In our body, how much liters of blood is present? 5 liter. ऑप्शन बी 10 लीटर, ऑप्शन सी 15 लीटर। 5, 10, 15। अरे वाह वाह वाह, लगभग थैंक यू एवरीवन। लगभग आप सभी ने सही जवाब दिया, 5 लीटर इज द राइट आंसर।
बट जिन्होंने 10 लीटर्स या 15 लीटर्स किया है, मेरे को लग रहा है शायद मूवीज ज्यादा देखते हैं वो लोग। ये 10 लीटर 15 लीटर्स मूवीज नहीं होता और किसी में नहीं होता। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे तो उसमें दिखाएंगे हम लोग कि व्हाट इज द वर्क ऑफ ब्लड। ब्लड क्या काम करता है हमारे बॉडी में। तो मैं रिक्वेस्ट आप सबसे चाहूंगा कि आप ब्लड को एक रेलवे ट्रेन से कनेक्ट कर लें। जस्ट अ मिनट। रेलवे ट्रेन से आप कनेक्ट कर ले ब्लड को। जिस तरह से ब्लड जिस तरह से रेलवे ट्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है गुड्स और पैसेंजर को फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, उसी तरह ब्लड भी हमारे जो बॉडी में गुड्स, मतलब गुड्स नहीं बोलूंगा इसको मैं न्यूट्रिशंस बोलूंगा या एयर बोलूंगा या ऑक्सीजन विच ही इनहेल वो बोलूंगा मैं, वो ट्रांसपोर्ट करता फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। लाइक जो हम ऑक्सीजन लेते हैं नाक से, जब भी हम लोग ने सांस ली है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है ब्लड से पूरा हमारे बॉडी में। जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, वो भी ब्लड ही सारा बाहर निकाल के, ब्लड के थ्रू से ही निकल रहा सारा। तो हम लोग इसी में कंसंट्रेट करेंगे कि ब्लड का काम क्या है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल एंड एक्सहेल करना, एंड जो हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशंस है वो सारे बॉडी पार्ट में पहुंचाना। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द पल्स लोकेशन। हमारे बॉडी में पल्स लोकेशन, व्हाट इज द वर्क, या फिर हम कैसे एक्नॉलेज करें कि हमारे बॉडी में पल्स लोकेशन कहाँ पे है। ऐसे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे पल्स लोकेशन है, आप देख सकते हैं इमेजेस में, बट हम लोग सिर्फ 3 ही में फोकस रहेंगे। फर्स्ट हो गया कैरोटिड। कैरोटिड कौन सा हो गया, जो हमारा ये जो जॉ बोन है, ये जो जस्ट इस जगह पे चिन बोन के नीचे यहाँ पे आप छू के देखो, गले के पास में एक दिक वाइब्रेशन हुई है। दैट्स एन फर्स्ट पल्स लोकेशन नोन एज कैरोटिड। Now moving on to next, that is radial. Radial मतलब कि ये वाला, आप अपने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड कोई भी हाथ को यहाँ पे छू के देखें। डॉक्टर लोग जब भी चेक करते हैं ना हमारे को, कितनी बार हमारे पास लोग यहाँ पे टच करके देखते हैं, इस जगह पे या इस जगह पे, अब टच करके देखो एक वाइब्रेशन हो रही है, दुक 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 दुक। दैट इज द सेकंड इज नोन एज रेडियल। नेक्स्ट हो गया, थर्ड हो गया फेमोरल। फेमोरल हो गया हमारा थाइज में। कितने बार हमारे को लोकेशन, जैसे बेसिकली ये बच्चों में होता है ये चीज, डॉक्टर लोग ज्यादातर बच्चों में फेमोरल जो थाइज वाले एरिया वहां पे टच करके इसको चेक करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अगर किसी को ब्लीडिंग हो गया है, इन केस किसी को ब्लीडिंग है, तो उसको हम लोग कैसे मतलब ट्रीटमेंट करेंगे। बीइंग एन एमएफआर, आप अभी एमएफआर मतलब मेडिकल फर्स्ट रिस्पोंडेंट बनने वाले हो आफ्टर दिस माय सेशन। ये सेशन खत्म होने के बाद में आप एमएफआर बन जाओगे। तो बीइंग एन एमएफआर आपकी कुछ ड्यूटीज रहेगी सोसाइटी की तरफ कि मेरे को क्या करना चाहिए। बीइंग एन सोशल ह्यूमन बीइंग, हमारे को कुछ ड्यूटीज है सोसाइटी के लिए भी, कि अगर किसी को कोई दिक्कत आ गई है उसको कैसे हेल्प करना। तो किसी को अगर ब्लीडिंग हो रही है आपके आस पड़ोस में, चाहे या फिर आप ही अपने आप को ले लो, आपकी ब्लीडिंग हो गई है, तो जैसे कि आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कितने लीटर खून है, हमारे शरीर में सिर्फ 5 लीटर खून है, उसको हम वेस्ट होने नहीं दे सकते। तो what are the precautions नहीं, what are the treatments if someone is bleeding। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 108 फोन करना है कि सर इस लोकेशन में एक इमरजेंसी आ गई है, किसी को ब्लीडिंग हो रही है, तो आप फटाफट आ जाओ। जितनी देर में वो आ रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है, तब तक हम लोग वेट नहीं कर सकते। हमारे को फर्स्ट एड देना ही है। फर्स्ट एड कैसे देंगे, सबसे पहले ये जो है हमारा ये वाला एरिया, यहाँ पे हमारा एक पल्स लोकेशन है, यहाँ पे हम प्रेशर देंगे, टाइटली प्रेशर देंगे, ताकि जो ब्लड का जो फ्लो है वो स्लो हो जाए। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। कुछ ट्रीटमेंट्स दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग ब्लड को रोक सकते हैं। फर्स्ट हो गया डायरेक्ट प्रेशर, जो मैंने यहाँ पे बताया था, ये पल्स लोकेशन को प्रेशर देने का है, सेम वही। तो फर्स्ट उस मेथड को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट प्रेशर मेथड। यहाँ पे हम लोग प्रेशर दे देंगे, तो जो हमारा हाथ का जो लोअर वाला पार्ट है, इधर नीचे वाला पार्ट, इधर कहीं पे ब्लीडिंग हुआ है तो वो स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया प्रेशर पॉइंट्स, दैट्स प्रेशर, आई मीन सॉरी, ये प्रेशर पॉइंट है। डायरेक्ट प्रेशर ये हो गया कि जहां पे भी वुंड लगी है आपकी, वहां पे टाइट प्रेशर दे देने का, सॉरी माय मिस्टेक। प्रेशर पॉइंट ये वाला हो गया। एंड डायरेक्ट प्रेशर हो गया कि यहाँ पे कट हुआ है कहीं पे भी, तो वहां पे डायरेक्ट प्रेशर दे देना हमारे को। और प्रेशर कैसे दोगे आप, कोई भी एक फ्रेश कपड़ा लोगे, उसको फ्रेश कपड़ा लेके उसको प्रॉपर प्रेशर देना है। और ध्यान रहे कि ये कपड़ा आप कंटिन्यूसली चेंज ना करो। कंटिन्यूसली चेंज कर दो रहोगे तो ब्लीडिंग वाला जो प्रोसीजर है वो होते रहेगा। आपको
चेंज तब ही करना है जब वो कपड़ा पूरी गिल्ला हो जाए ब्लड से। जब तक वो पूरी तरह से वेट ना हो, पूरा गिल्ला ना हो, तब तक आपको चेंज नहीं करना है। देन हो गया एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब हो गया कि जहां पे भी वुंड है उसको हमारा जो हार्ट लेवल है उससे ऊपर रखना है। जैसे कि हाथ में हो गया तो हमारे को ऐसे कर देना है, और अगर पैर में हो गया तो एक बॉडी को जो जो विक्टिम है उसको स्ट्रेट लेटा देना है, एंड उसको जैसे पैर में लगा हुआ है तो हल्का सा स्लाइडली अपवर्ड कर देना हार्ट लेवल से, और नीचे हम कुछ कपड़ा रख सकते हैं ताकि उसको प्रेशर ना पड़े उस एरिया पे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग फटाफट चैट बॉक्स में आ जाए और एक क्वेश्चन ले लें कि अगर आपके नोज से ब्लीडिंग हो रही है, ये तो हम लोग हाथ का पैर का चेक कर लिया, अगर आपके नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको क्या करना है? आपको लीन बैकवर्ड होना है या लीन फॉरवर्ड होना है? दो ऑप्शन है। जब नाक से ब्लीडिंग हो रहा हो तो बैकवर्ड लीन होना है या फॉरवर्ड लीन होना है हमारे को। तो टाइम है सिर्फ 5 सेकेंड्स। 4 3 2 1 टाइम अप। मुझे बताया गया था कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव है यहाँ के, बट गुड, अच्छा रिस्पॉन्स आया आप सभी को। सो मैक्सिमम लाइक 80 to 90% ने यही बोला है कि बैकवर्ड होने का है ऐसे करके, और जस्ट लाइक 10 to 15% ने बोला है कि मूव लीन फॉरवर्ड होना है। तो जिन्होंने फॉरवर्ड आंसर दिया ना, दैट इज द करेक्ट आंसर, एंड जिन्होंने बैकवर्ड दिया है वो गलत आंसर है। वो क्यों गलत है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा अभी मैं। जब हमारे नाक से खून बह रहा है, सपोज अगर हम बैकवर्ड लीन हो जाए तो खून यहाँ पे क्लॉट हो जाएगा, हमारा क्लॉट हो जाएगा तो नाक बंद होगा, नाक बंद होगा तो हम सांस नहीं ले सकेंगे, सांस नहीं ले सकेंगे तो फिर काम खत्म। तो इसलिए हमारे को बैकवर्ड लीन नहीं होना है, हमारे को फॉरवर्ड लीन होना है। एंड फॉरवर्ड लीन कैसे होना है कि एक्सक्यूज मी, जब आप फॉरवर्ड लीन हो गए तो हमारे नाक 2 नोज स्ट्रीम से, एक ये 1 and 2, तो एक क्या करना है हमारे को 5 सेकंड्स के लिए ऑन ऑफ करना है। 5 सेकंड्स ये, 5 सेकंड्स ये, ऐसे ऐसे बार बार कंटिन्यूसली करते रहना है। तो उससे फर्स्ट होगा कि वो ब्लड का जो फ्लो है, जो ब्लीडिंग है वो स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, माइनर ड्रेसिंग कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी एक हल्का सा कपड़ा ले लिया या फिर कॉटन का टुकड़ा ले लिया, नाक के अंदर उसको फीड कर दिया जहां पे भी आपका ब्लीडिंग हो रहा है, आइदर दिस नोज स्ट्रिंग आइदर दिस, कोई से भी ब्लीडिंग हो रहा है तो आप उसके अंदर कपड़ा डाल के उसको आप स्टॉप कर दें, हल्का सा थोड़ी थोड़ी देर के लिए प्रेशर देते रहे ताकि वो ब्लड का जो फ्लो है वो स्लो हो जाए। इसलिए हम लोग फॉरवर्ड लीन होने के लिए बोलते हैं, बैकवर्ड नहीं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इन केस कोई ऑब्जेक्ट, कोई एलियन ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाए तो आपको क्या करना है? जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, सेकंड इमेज में, कि एक हाथ के अंदर एक नील जो गजा या फिर कोई भी किल जो हम बोलते हैं वो इंसर्ट हो गई है। तो हम लोग को क्या करना है कि प्रैक्टिकली हम लोग ये करेंगे, गजाल घुस गया या फिर कील घुस गया, नेल घुस गया, उसको फटाफट निकाल देंगे एंड देन बैंडेड, डेटॉल सब हम लोग लगाएंगे। हमें ये नहीं करना बिल्कुल भी। कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर इंसर्ट हो जाए तो हमारे को क्या करना है कि आगे वाला पार्ट इधर टाइटली रैप कर देना हमारे को, जहाँ पे हल्का सा जहाँ पे कील इंसर्ट हुआ हुआ वहां पे लाइटली करना है, एंड देन अगेन जो सेकंड जो पीछे वाला एरिया हो गया वहां पे भी हम लोग को टाइटली रैप कर देना है। इससे क्या होगा कि ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा। और मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जहाँ पे इंसर्ट हुआ हुआ वहां पे स्लो करना, इसलिए करना है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अभी तक आपके हाथ के अंदर इंसर्टेड है, अभी भी घुसी हुई है। तो वो अगर हिलेगा वहां पे टिश्यू फटेंगे तो आपका जो एरिया वो स्प्रेड हो जाएगा, स्प्रेड होगा तो और ज्यादा ब्लड फ्लो होगा। ब्लड तो सिर्फ 5 लीटर्स है, हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारे को ये नहीं करना। जस्ट नॉर्मल जो रैपिंग करना है, जो बैंडेजिंग करना है, वो हल्का हल्का आप हाथों से जहाँ पे लगी हुई है वहां पे उसको हल्का से हाथों से उसको बैंडेजिंग कर दो, एंड देन 108 फोन करना, एम्बुलेंस को फटाफट बुलाना है आपको। तो ये था इतनी देर इन एक्सटर्नल ब्लीडिंग, मतलब बाहरी खून, बाहरी ब्लीडिंग का। अब मैं आपको बताऊंगा इंटरनल ब्लीडिंग। व्हाट इज इंटरनल ब्लीडिंग? मतलब जो ब्लीडिंग हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, जैसे कि लिक्विड हमारे निकल रहा है बट हम उसको फील नहीं कर सकते टच करके, वो अंदर ही अंदर सारा ब्लीडिंग हो रहा है। जैसे कि आप इमेज 1 में देख सकते हो कि एक कुछ रेडिश पर्पल सा एक नील जम गई यहाँ पे, वो इंटरनल ब्लीडिंग है। कितनी बार हमारे हाथ में भी होता है, पैर में भी होता है, कितनी बार खेलते खेलते लग जाती है तो वो कुछ एरिया पे कालिक सा जम जाती है, तो दैट्स एन इंटरनल ब्लीडिंग।
इसके आपको मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगा कि अगर इंटरनल ब्लीडिंग बहुत एक्सट्रीम हो रही है आपकी, तो आपको क्या क्या सिम्टम्स लगते हैं। फर्स्ट तो ये हो गया कि आपको एक विजिबल इमेज दिखेगा आपको स्किन के मतलब लेयर पे, एक पर्पलिश एक कुछ जम गया, आपका नील जम गया। नेक्स्ट आ गया आपको एक कमजोरी महसूस होगी। कमजोरी क्यों महसूस होगी? ब्लड हमारे क्या काम करता है? न्यूट्रिशन बॉडी पार्ट में ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाता है। तो जब उस एरिया से ब्लीडिंग हो रहा है तो वहां पे ना ही ऑक्सीजन जा रहा है, ना ही न्यूट्रिशन जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपको धीरे 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 वीकनेस लगेगी। देन हो गया आपका विजन ब्लर्ड होगा, बेहोशी की हालत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, पेन होएगा चेस्ट में, शोल्डर में, न्यूशा का सेंस होगा। जैसे न्यूशा का मतलब हो गया वोमिटिंग का सेंस होगा आपको। फिर जहां पे भी लगेगी ना वहां पे एक बहुत सीवियर पेन होएगा। अगर आपके हाथ में वो हो रहा है तो हाथ में सीवियर पेन होगा, इंटरनल लाइक पेट में हो रहा है, स्टमक में हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है तो वहां पे एक सीवियर पेन होगा आपको। तो अब जब आपको ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको आप कैसे ट्रीटमेंट करेगा? यू आर नॉट ए सर्जन, आप उसको सर्जरी तो नहीं कर सकते हो, आपको सर्जरी का टेक्निक्स भी नहीं पता, तो आपको एक फर्स्ट एड देना है। फर्स्ट एड क्या देना है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा कि एक हम लोग को आइस पैक बनाना है। मतलब नॉर्मली देखो आपको बर्फ तो कहीं भी मिल जाएगा, घर के रेफ्रिजरेटर में भी मिल जाएगी, मार्केट में भी कहीं पे भी बर्फ इजीली अवेलेबल होती है। तो आपको बर्फ लेना है, उसको एक कपड़े में रैप कर देना है, एंड जहां पे भी लगा है वहां पे उसको एक प्रॉपर प्लेस कर देना है। जैसे अगर चेस्ट में लगा हुआ वो एरिया चेस्ट है तो चेस्ट के ऊपर आप रख दो, चाहे पेट है पेट पे रख दो, चाहे हाथ है हाथ पे रख दो, क्योंकि बर्फ ठंडा आइस इज द बेस्ट पेन रिलीफर। कितनी बार आप चेक करते हैं कि हमारा सिर दर्द हो रहा है, हम बाम लगाते हैं, बाम लगाते हैं तो सिर पे ठंडा ठंडा लगता है, तो वो पेन उड़ा देता है हमारे माथा सिर से। उसी तरह जहाँ पे भी इंटरनल ब्लीडिंग हुई भी हो वहां से हमारे को ये बर्फ जो है वो पेन रिलीफ कर देता है। तो दैट वाज ब्लीडिंग। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फ्रैक्चर। कितनी बार बच्चे या फिर यंग एज जो हमारे हम उम्र है, आपके जैसे स्टूडेंट्स जितने भी हो गए, फ्रेंड्स जो हमारे मेरे जो अभी ऑनलाइन है, वो खेलते खेलते क्रिकेट खेलते हैं। कोई कलकत्ता में आई गेस गुल्ला चोर भी बहुत जन खेलते होंगे। मेरा खेला हुआ है ये सब गेम्स। तो भागदौड़ वाले बहुत सारे गेम्स हम लोग खेलते थे उधर। तो खेलते खेलते बहुत जन के हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। नो डाउट जो ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटल में मिला, लेकिन आप अगर उस सिचुएशन में प्रेजेंट हो तो उस जो विक्टिम को या फिर किसी भी पर्सन को अगर वो फ्रैक्चर हो गया है तो आपको कैसे कैसे ट्रीटमेंट देना है। तो लेट्स अभी आपको मैं पहले फ्रैक्चर का डेफिनेशन एक दे दूंगा कि फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है। फ्रैक्चर का मतलब यही हो गया कि एक पार्शियल या फिर कंप्लीट ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन, मतलब बोन का एक हिस्सा टूट जाना। जैसे इमेज में देख सकते हो, नंबर 1 इमेज जो है वो पार्शियल है, हल्का सा क्रैक हो गया, और नंबर 2 जो हो गया वो टूट के बाहर की तरफ निकल गया, वो हो गया कंप्लीट ब्रेक। तो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्चर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, कुछ फैक्ट्स बताऊंगा आपको फ्रैक्चर के बारे में कि फ्रैक्चर कैसे होता है। फ्रैक्चर मैं एक आईडी टेक्निक दूंगा फ्रैक्चर को फ्रैक्चर वाला जो टॉपिक उसको समझने के लिए, कि फ्रैक्चर को आप एक वुडन स्टिक, जो हम लोग वुडन स्टिक होती है, वुडन स्केल हो गया, उससे आप कंपेयर कर ले तो ये जो टॉपिक है वेरी इजी, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कि वुडन स्टिक एंड फ्रैक्चर को एक दिमाग में सेट कर लो कि ओके हमारा जो बोन है वो एक वुडन स्टिक है। फॉर एग्जांपल वुडन स्टिक कब टूटेगा? जब हम लोग प्रेशर देंगे तभी वो टूटेगा। लाइक द सेम वे बोन पे जब हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर देगा, कोई भी एलियन फोर्स आएगा तभी वो टूटता है। जब हम गिरते हैं तो फोर्स आया हाथ पे, हाथ टूट गया। कोई एक्सीडेंट हो गया, उधर फोर्स पड़ा, वो टूट गया। सो एलियन फोर्स जब तक नहीं आएगा तब तक वो हड्डी नहीं टूटना है। नेक्स्ट हो गया एक there are kinds of fracture, 3-4 kinds of fracture. That is, first is compound fracture. Compound fracture का मतलब हो गया कि हड्डी टूट के स्किन भी फट गई, स्किन के जो टिश्यूज है वो फट के बाहर आ गया। मतलब क्या एक्सीडेंट केसेस में होता है कि हड्डी टूट गई, स्किन ब्लड हो रहा है, स्किन फट गया, मतलब बहुत गंदा वाला जो कैश सिचुएशन जो होता है एक्सीडेंट के टाइम में, दैट इज एन कंपाउंड फ्रैक्चर। नेक्स्ट हो गया एल्वियोशन। एल्वियोशन का मतलब हो गया कि हड्डी टूटने के बाद उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे जो स्किन जो लेयर है, इंटरनल जो 3 लेयर्स आपको समझाएंगे, उसके अंदर ही उसको स्प्रेड हो जाना वहां पे, दैट इज एल्वियोशन। नेक्स्ट हो गया कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड मतलब मोर देन 2, मतलब 2 से ज्यादा फ्रैक्चर हो जाना, एक हड्डी का 2 से ज्यादा पीसेस टुकड़े हो जाना, वो हो गया कम्युनिकेटेड।
देन हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, एक बाल बराबर फ्रैक्चर हो जाना, हल्का सा एक लाइन आ जाना हड्डियों के बीच में। एक और चीज बोलना चाहूंगा मैं आपको कि जैसे कि मैंने आपको बोला था वुडन स्टिक में क्या होता है, कितनी बार दीमक लग जाती है, जो कितनी बार बहुत पुरानी हो जाती है एक वुडन, तो वहां पे एक दीमक लग जाती है जो लकड़ को खाती रहती है, काटती रहती है, तो वो अंदर से उसको खोखला कर देती है। लाइकवाइज हमारे बोन में भी कितनी बार कोई बैक्टीरिया लग गया तो उस वजह से कोई इंफेक्शन हो जाता है, एंड देन वो बोन कमजोर हो जाता है और वो भी टूट जाती है वहां से। तो दैट इज अनदर काइंड ऑफ फ्रैक्चर। अभी फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट क्या है? इट इज अ प्रॉपर 100% नेचुरल ट्रीटमेंट। नो डाउट सर्जरी होती है, डॉक्टर जो अभी हड्डी टूटती है डॉक्टर उसको प्लेसमेंट लेके आते हैं। जैसे हड्डी टूट गई, ऊपर नीचे हो गई, जैसे आप मेरे हाथ को देख सकते हो कि ऊपर नीचे हो गई, डॉक्टर क्या करेगा, वो ऊपर नीचे जो आया वो उसको एक साथ लेके उसको ज्वाइन कर देगा। ज्वाइन करने के बाद में उसके ऊपर प्लास्टर कर देगा। तो हम लोग को डॉक्टर बोलते हैं ना कि 3 मंथ्स के लिए आप बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट है, कहीं पे भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो दैट विल बी अ नेचुरल प्रोसेस टू गेट ट्रीटमेंट। वो बोन जो है उसके टिश्यूज ऑटोमेटिकली ज्वाइंट हो जाएंगे एंड वो आपको हील हो जाएगा। अभी आ गया सिम्टम्स के ऊपर। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर? जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो कि एक पर्सन को एंकल में, उसके एंकल जो है पैर में, वहां पे एक येलो वाले जो एरिया पार्ट है वो दैट इज अ फ्रैक्चर्ड एरिया। तो अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया तो आप क्या मतलब व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर? वहां पे एक स्किन स्वेल हो जाएगी, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, ब्लैकिश कलर का स्किन हो गया, वहां पे डार्किश हो जाएगा वो। नेक्स्ट हो गया पेन इन मूवमेंट, मतलब हल्का सा भी मूवमेंट करेगा ना बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा उसको। फिर नेक्स्ट हो गया उस एरिया पे अगर पैर पे लगा है तो वहां पे वो थोड़ा सा भी वजन नहीं दे सकेगा, थोड़ा सा देगा तो चिल्लाएगा, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पेन होगा उसको, तो मूवमेंट ही नहीं कर सकेगा, तो वो पेन होना ही है ऑब्वियसली। नेक्स्ट हो गया उधर ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, जो हम लोग छाले बोलते हैं, वो आ जाएगा। अब ये आ गया सिम्टम्स, किसी को फ्रैक्चर हो गया। अब आपको बीइंग एन एमएफआर आपको अभी क्या करना है? एमएफआर होने के बावजूद मतलब बीइंग एन एमएफआर आपको अभी क्या करना है? व्हाट आर द ट्रीटमेंट? आप क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हो? नोट इट, TRICE, that is the first medical aid to for a fractured person। मतलब PRICE आपको देना है। P for protect the injury। प्रोटेक्ट द इंजरी कैसे करोगे? ये जो टेक्निक है प्रोटेक्ट, इसको मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद में, जब ये मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे उसको प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हो गया आर से रेस्ट द इंजरी। रेस्ट कैसे? उसको लिटा देना है एंड उसको बोलना है कि दिलासा देना है कि सर मैंने आपको ट्रीटमेंट दे दी है। जो पी वाला जो प्रोटेक्ट द इंजरी है ना, वो आपको मैंने दे दी है, आप जस्ट शांत रहो, एम्बुलेंस को मैंने फोन कर दिया है, विद इन 10 to 20 मिनट्स वो आ जाएगी, जस्ट कीप काम, शांति रखे। देन हो गया आई फॉर आइस। मैंने आपको बताया था इंटरनल ब्रीदिंग में कि अगर किसी को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो तो आइस पैक लगाए वहां पे, सेम यहाँ पे भी वही करना है। अगर किसी का फ्रैक्चर भी है तो आपको एक आइस पैक बनाना है, आइस पैक लगा के वहां पे लगा देना, क्योंकि आइस इज द बेस्ट पेन रिलीफर। नेक्स्ट हो गया सी कंफर्टेबल सपोर्ट, उसको प्रॉपर सपोर्ट देना है। ये भी मैं आपको जो डेमो है हमारा वहां पे दिखाऊंगा। इन केस अगर जैसे कि पैर पे अगर लग गया तो उनको लेटा दे एंड नीचे की तरफ हल्का कुछ रख दे, जैसे कि कोई कपड़ा हो गया, ताकि वो जब वो पैर रखे तो उनको कंफर्ट रहे। देन हो गया एलिवेट। एलिवेट का मतलब वही सेम हमारे हार्ट लेवल से उसको ऊपर की तरफ उठना। अगर उसको लेटा दे हल्का सा इंक्लाइन कर दो पैर को, हाथ में हो गया हाथ को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दो ताकि वो प्रॉपर रहे। चलिए अभी मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, जो मैंने प्रोटेक्ट द इंजरी बोला था ना, वो हम लोग कैसे करेंगे। अभी एक वीडियो प्ले होने वाला है आपके स्क्रीन पे कि अगर किसी भी पर्सन को, किसी भी विक्टिम को या फिर आप ही को अगर फ्रैक्चर हो जाए, अभी यहाँ पे जो हम लोग दिखाएंगे ये हमारे जो कैडेट्स है ये कटक से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। तो किसी भी पर्सन को अगर फ्रैक्चर हो जाए हाथ पे तो हम उसको फर्स्ट रिलीफ कैसे देंगे, उसके लिए हमारे को 2-3 कुछ आइटम्स चाहिए। जैसे कि कोई एक वुडन स्टिक हो गया जो कहीं पे भी सैनिटरी कोई भी स्टेशनरी दुकान पे आपको मिल जाएगी, कोई स्लेट हो गया। जस्ट वी आर इंडियंस, हम लोग हर चीज का जुगाड़ खोजते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे को जुगाड़ ही करना है। कोई आपको प्रॉपर मेडिकल स्टोर में जाके कुछ सामान नहीं लेना है, जस्ट हल्का फुल्का सामान से ही आपके घर पे कोई भी वुडन स्केल तो इजीली मिल जाएगी। आपको 2 वुडन स्केल लेना है और कुछ कपड़ा लेना है, बस दैट्स इट। जैसे कि हमारे जो फर्स्ट कैडेट आ गया,
अब ये एक कैडेट को फ्रैक्चर हो गया, अब वो क्या करेंगे, 2 कैडेट आगे उसको हेल्प करने क्या कर रहे हैं, देखो कि 2 स्लेट लगा दिया, एक अपर एक लोअर, जैसे कि हाथ फ्रैक्चर हुआ है तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों की तरफ उससे 2 स्लेट लगा दिया। स्लेट लगाने के बाद में उसको प्रॉपर एक 2 हैंकरचीफ से उसको टाइट कर दिए, एक आगे की तरफ एंड देन एक पीछे की तरफ। आपको 2 रुमाल लेने हैं, 2 स्लेट लेने हैं और 2 लंबे लंबे कपड़े के टुकड़े लेने हैं। ये जस्ट 6 आइटम्स आर इनफ टू रिलीफ। मतलब रिलीफ तो नहीं बोलूंगा उसको, हल्का सा रिलीफ, हाँ एग्जैक्टली रिलीफ मिलेगा, बट आप उसको हॉस्पिटल तक ले जा सकते हो, उतना तक ही विल मतलब पेन रिलीफ हो जाएगा उसका। देखो आप इमेज वीडियो में देख सकते हो कि 2 कपड़ा उसका हैंकरचीफ ने बांध दिया, प्रॉपर टाइटली बांधना, हमारे को लूज नहीं करना है, बिल्कुल टाइट रहना चाहिए, क्योंकि अगर लूज रहेगा तो वहां पे बोन जो वो हिलेगा हिलेगा तो पेन होएगा। तो इसका एकदम प्रॉपरली टाइटली बांधना हमारे को। टाइटली बांधने के बाद में क्या करना है, एक और लंबा टॉवल लेना है। आपको कहीं पे भी कोई भी आउट ऑफ, हम मार्केट जाते हैं तो 10 में से 5 दुकान तो कपड़े की रहती है हमारे मार्केट में, तो कहीं पे भी मार्केट में मिल जाएगा, इवन घर पे भी आपके अवेलेबल रहते हैं ये कपड़े सारे। तो एक कपड़ा को ऐसे करके फोल्ड कर देना, फोल्ड करने के बाद में एक एंड के तरफ, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, एक नॉट लगा दिया जाएगा। आप देख सकते हो, देखो इसको एक स्क्वायर बना दे, स्क्वायर बनाने के बाद में ये जो एंड वाला एक जो पार्ट है वहां पे एक हम लोग नॉट बना देंगे। इस नॉट का जो काम, इस गांठ का क्या काम है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसको जैसे कि ये गांठ बना दिया हम लोग ने, गांठ बनाने के बाद में देखो ये जो गांठ है, इसको जो हमने जो पैड लगाया था, जो स्लेट लगाई थी, जो वुडन स्टिक लगाया था, हमने स्केल लगाया था, उसके जो एल्बो वाले एरिया के पास में उसको हम लोग फिक्स कर देंगे। देखिए आप किस वीडियो में देखिए, इस तरीके से हम लोग उसको फिक्स कर देंगे। फिक्स जब करेंगे, फिक्स इसलिए किया गया ताकि ये जो कपड़ा देखो मूवमेंट ना हो, एंड देन इसको गला पे इसको ऐसे करके बांध दिया एल्बो हाथ के थ्रू से। देखो अभी वहां पे फिक्स हो गया। अब ये ना आगे हो रहा ना पीछे हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, खाली जस्ट ऊपर नीचे हो रहा है, ये आगे पीछे नहीं होएगा। तो फर्स्ट 50% पेन तो इसका यहाँ पे खत्म हो गया। अब जो बैलेंस 50% जो ऊपर नीचे हो रहा है उसमें भी उसको दर्द होगा, यहाँ पे शोल्डर के पास या जहाँ पे भी उसकी इंजरी आई है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक और हमारे को कपड़ा लेना है एंड देन पूरा रैप कर देना उसको, बैक चेस्ट एंड देन हाथ जो है उस एरिया, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, वीडियो में देख सकते हो, उसको प्रॉपर राउंड करके गोल करके उसको टाइटली रैप कर देना है उसको, एंड बहुत ज्यादा एकदम टाइटली बांध देना है, ताकि जो विक्टिम है जो सेकंड फ्लोर में या फिर प्लेग्राउंड में अगर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकते, आपको लग रहा है कि हॉस्पिटल जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो उसको हम लोग जस्ट ये फर्स्ट एड देके उसको पैदल पैदल ले गया, या फिर कोई बाइक हो गई, एक्टिवा हो गई, साइकिल हो गया, कहीं पे भी किसी पे भी हम लोग ले जा सकते हैं। कोई विलेज एरिया, रूरल एरिया जहाँ पे गाड़ी नहीं पहुंच सकती है, बंगाल में बहुत सारी एरियाज है, असम बंगाल में बहुत सारी एरियाज है जहाँ पे अभी भी एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं है। तो हम लोग बाइक में उनको ले जा सकते हैं, ऐसे करके उसको प्रॉपर बांध दिया। अब देखो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, इजीली दैट पर्सन कैन मूव। वो अपने हाथ अभी मूव नहीं हो सकता, उसका मूव फिक्स हो गया। अब उसको हम लोग बाइक में बहुत आसानी से ले जा सकते हैं अभी। तो ये था फ्रैक्चर वाला पार्ट का। अभी ये हाथ फ्रैक्चर का बताया, हैंड फ्रैक्चर। अगर हाथ में अगर फ्रैक्चर आ जाए तो हमें क्या करना है, अभी आपको कुछ इमेजेस दिखाया जाएगा कि अगर सपोज आपके बैक में हो गया या फिर पैर में हो गया तो कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग। पैर पे हो गया तो सेम वही टेक्निक यूज करना है, यूज करके उसको नीचे की तरफ उसको बांध देना है प्रॉपर टाइटली, एंड देन उसको स्ट्रेचर में ले जाना है। अभी दैट वाज फ्रैक्चर पार्ट। अब वन ऑफ द मोस्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है कैरिंग एंड लिफ्टिंग। आपने बर्निंग का टॉपिक सेशन कर लिया, फ्रैक्चर का कर लिया, ब्लीडिंग का कर लिया, स्नेक बाइट का कर लिया, चोकिंग का कर लिया, एंड सबके रेमेडी भी मिल गए। इन केस अगर आपकी रेमेडी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हो और वो पर्सन अनकॉन्शियस हो गया हो, वो पर्सन मूव नहीं कर सक रहा हो, तो उससे आप हॉस्पिटल कैसे लेके जाओगे? ऑब्वियसली आपको लिफ्ट करना पड़ेगा। अगर कोई हैवी वेट पर्सन है तो आप उसको कैसे लिफ्ट करोगे? आप अपने 2 हाथों से उठा नहीं सकते हो, लाइक 2 हैंड, 3 हैंड, 4 हैंड ऐसे चाहिएगा हमारे को, पीपल का सपोर्ट चाहिए। एंड कितनी बार होता है कि कोई पर्सन को पैर में इंजरी है, उसका आप लिफ्ट नहीं कर सकते हो, तो स्ट्रेचर बनाना पड़ेगा। तो आपको मैं अभी स्ट्रेचर बनाने की टेक्निक सिखाऊंगा कि हम घर बैठे बैठे कैसे स्ट्रेचर बनाएंगे। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वीडियो प्ले किया जाए कि स्ट्रेचर कैसे बनाया जाए। लेकिन उससे पहले आपको मैं लिफ्टिंग के बारे में दिखाऊंगा, स्ट्रेचर इसके बाद में दिखाऊंगा।
लिफ्टिंग कैसे करेंगे? फर्स्ट आ गया टू हैंड लिफ्टिंग। फर्स्ट हमारे को अपना जो राइट हैंड है उसको एक दूसरा से, जैसे 2% ये 2 कैडेट्स आ गए हमारे पास, वो लोग एक दूसरा कैसे करके हाथ पकड़ लेंगे। आप देखो कैसे कैसे पकड़ते, ऐसे यहाँ पे हाथ पकड़ लेंगे एक दूसरे का। हाथ पकड़ने के बाद में जैसे कि राइट हैंड हो गया, राइट हैंड से वो एक दूसरे को हाथ पकड़ लेंगे। ये हो गया हमारा सॉरी ये हो गया टू हैंड लिफ्टिंग। अभी हम लोग दिखाएंगे आपको थ्री हैंड लिफ्टिंग एंड किसी एक पर्सन को उठा के भी दिखाएंगे। जैसे कि 2 कैडेट्स हो गए, वो लोग अभी 3 हैंड लिफ्टिंग करेंगे। जैसे कि फर्स्ट कैडेट ने अपना राइट टू लेफ्ट हैंड पकड़ लिया ऐसे करके, एंड देन जो सेकंड कैडेट होगा वो अपने राइट हैंड से जस्ट जो जिसने अभी दोनों हाथ पकड़ा उसको एक हाथ पकड़ लेगा। एंड ध्यान रखे कि जब भी आप लिफ्टिंग वाला काम करो कि आपके हाथ में कोई भी कड़ा, कोई भी वॉच कुछ भी ना रहे, हमारा हाथ एकदम बिल्कुल साफ रहे ताकि ग्रिप में कोई दिक्कत ना आए। इसी तरह से हमारे को उसको पकड़ना है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो अभी आप कि ये किस फॉर्म में बनेगा, एक ट्रायंगल फॉर्म आ जाएगा। अभी आप देख सकते हो, देखो ये एक ट्रायंगल फॉर्म आ चुका है यहाँ पे। और जो फोर्थ हैंड है, जो एक हैंड स्पेयर है गया, उसका क्या काम है वो भी आपको अभी बताया जाएगा कि ये क्यों स्पेयर रखा गया। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये 3 हैंड फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे अभी एक जो विक्टिम है वो यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। बैठाने के बाद में इसको इजीली हम लोग अभी लिफ्ट करेंगे। ये देखो ये जो विक्टिम है वो बैठ गया। ये बेसिकली अर्थक्वेक आ गया कहीं पे, कहीं बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, कहीं फायर हो, आग लग गई, तो उसको हम लोग पर्सन को लिफ्ट करके ले जाएंगे आराम से। ये लिफ्ट करके, जो फोर्थ हैंड का जो बताया था वो बैक सपोर्ट के लिए। जैसे कोई भी ओल्ड एज पर्सन हो गया, कोई भी अनकॉन्शियस पर्सन हो गया, कोई प्रेग्नेंट लेडी हो गई, उन लोग को कंफर्टेबल की जरूरत होती है। तो जो फोर्थ हैंड है वो बैक सपोर्ट के लिए होता है, क्योंकि कोई पर्सन अगर अनकॉन्शियस है वो बेहोश पीछे से ऐसे गिर जाएगा अगर फोर्थ हैंड जो बैक सपोर्ट अगर ना दे तो उसको। तो इसलिए हम लोग ये 3 हैंड से उन लोग लिफ्ट करते हैं, एंड फोर्थ हैंड जो है वो बैक सपोर्ट के लिए है। अभी आपको बताएंगे हम लोग 4 हैंड सपोर्ट, मतलब 4 हाथों से कैसे किसी पर्सन को उठाएंगे। ये बेसिकली जो हैवी वेट पर्सन है, लाइक 90 किलो 100 किलो, जो हम लोग नॉर्मल इजीली नहीं उठा सकते, ये उन लोग के लिए 4 हैंड पर्सन हो गया, ये 4 हैंड लिफ्टिंग हो गया। तो दोनों हाथ हम लोग जो एक दूसरा का हाथ पकड़े, राइट टू लेफ्ट पकड़ लेंगे। जो हमारे जो स्पेयर है लेफ्ट हैंड रह गया वो एक दूसरा का हाथ वैसे करके पकड़ लेंगे। आप देखो इस हिसाब से अभी वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। ये हम लोग ने 4 हैंड का ग्रिप बना लिया यहाँ पे प्रॉपर टाइटली। ये ग्रिप बनाने के बाद में इसका फॉर्म जो होगा ये आप देख सकते हैं इमेज में, इस टाइप का फॉर्म हो जाएगा। ये जोड़ जो है ये थोड़े से ना टूटे। कितना भी प्रेशर लगा लो, ये जब तक हाथ की ग्रिप आपकी कमजोर नहीं होगी तब तक ये प्रॉपर टाइट ही रहेगा। यहाँ पे आप 100 किलो 150 किलो के भी पर्सन को इजीली उठा सकते हो। तो ये देखो आप कैडेट को हम लोग ने लिफ्ट कर लिया, आराम से मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। मैं आप सभी से, जितने भी पार्टिसिपेंट मेरे को अभी देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इस वीडियो को दिख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये सेशन जब खत्म हो जाए, प्लीज 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 ये आप लोग घर पे ट्राई करें। और घर पे फ्लोर के ऊपर बिल्कुल भी ट्राई नहीं करें, इसको आप बेड के ऊपर ट्राई करें। अगर इनकेस अगर आपकी ग्रिप कुछ लूज हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो वो जो पर्सन रहेगा जिसका आप ये एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहे हो, वो बेड के ऊपर ही गिरे, ना फ्लोर पे गिरे। फ्लोर पे गिरेगा तो उसको ज्यादा चोट आ सकती है। तो ये हो गया 2 हैंड 3 हैंड 4 हैंड लिफ्टिंग। अभी एक इमेज में देख सकते हो कि हम लोग कैसे करके उठा सकते हैं। एक जो नी है वहां पे पकड़ेंगे एक पर्सन, एंड सेकंड पर्सन हो गया उसके, जैसे बच्चों को जहाँ पे उठाते हैं उसको आर्म होल के नीचे वहां पे कैरी करके ले गया। नेक्स्ट हो गया चेयर के, अगर चेयर वहां पे अवेलेबल रहता है तो जो कोई भी अनकॉन्शियस पर्सन होगा उसको चेयर पे बिठा के उनको हम लोग इजीली लिफ्ट करके ले जा सकते हैं। तो ये हैंड टेक्निक हो गया एंड चेयर टेक्निक हो गया। अभी ये इमेज में देख सकते हैं हमारे टीटीएफ के कैडेट्स है, वो लोग उनको बैक सिंगल पर्सनली बैक पे उठा के लेके जा रहे हैं वेरी इजीली। ये देखो आप इमेज में देख सकते हो। अभी जो आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट, ये सब जो 3 हैंड 4 हैंड टेक्निक्स है, ये जब भी कोई जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे आर्मीज है, ये लोग इसको ट्रांसपोर्ट करके ले जा सकते हैं। ये 1 मैन कैरी हो गया। अभी आपको दिखाया जाएगा फायर फाइटर कैरियर, मतलब फायर फाइटर जहाँ पे कहीं पे भी आग लग जाए तो फायर फाइटर्स जो होते हैं वो आपको कैसे करके कैरी करके ले जाते हैं। तो जस्ट लाइक इमेज ए से लेके ई तक आप चेक करिए, जैसे हम लोग बच्चे को उठाते हैं ना उसी तरह से उठा रहे। इमेज ए एंड बी, ए में जो पर्सन है वो विक्टिम है, वो लेटा हुआ है,
उनको आर्म होल के इधर नीचे पकड़ना है हमारे को। पकड़ने के बाद बच्चों को जैसे उठाते हैं हम लोग कैरी करते हैं डी में, देखो उसी हिसाब से हमें कैरी करना है। कैरी करने के बाद में क्या करना है, हमारे शोल्डर कंधे पे उनको लिटा देना है। लिटाने के बाद में उसको डी में आप देखो कि हम बैक झुके हैं एंड देन उसको पेट के बल जो एब्डोमिनल पार्ट है हमारा वहां से हम लोग ने उसको लिफ्ट करके ई में देखो उसको प्रॉपर लॉक कर लिया। एक हाथ को मेरे गले के सामने से लेके आ गया ताकि जो है वो आदमी इधर उधर हिले ना और वो कंफर्टेबली वहां पे मेरे शोल्डर पे मेरे को भी इजी रहा है एंड दैट पर्सन को भी इजीली मैं उसको कहीं पे भी आग लगी हो उसको हम लोग रेस्क्यू कर सके। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं ये हमारे जो टीटीएफ कैडेट्स हैं उन लोगों ने इसी हिसाब से रेस्क्यू किया। जैसे फॉर एग्जांपल लिफ्ट करके हम लोग दिखाया कि हम लोग ऐसा करके लिफ्ट कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी आपको मैं स्ट्रेचर बनाना सिखाऊंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखें, ये आप घर में प्रैक्टिस करें। अपने पहले जो जो सामान चाहिए उसके लिए वो इकट्ठा करके इसको घर में बनाएं आप। इसके लिए एक वीडियो प्ले किया जाएगा अभी आपके लिए कि हम लोग घर बैठे बैठे कैसे स्ट्रेचर बनाएं। उसके लिए हमारे को क्या चाहिएगा, सिर्फ 2 पोल चाहिएगा। पोल ध्यान रखिए कि वेरी स्ट्रांग वेरी हार्ड रहे कि वो उसमें वेट पड़े तो वो टूटे ना। और हमारे को 2 टी शर्ट चाहिए। तो पोल आप वुडन पोल भी ले सकते हो या फिर आयरन पोल, आयरन रॉड जो आती है कंस्ट्रक्शन के टाइम में जो हमारे रॉड यूज होते हैं वो आप यूज कर सकते हो। ध्यान रहे कि कोई भी कुछ भी लो वो गोल रहे, स्मूथ रहे एंड टूटे ना, उसमें वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी रहे। तो जिस तरह से देख सकते हो कि ये 2 पोल 2 एंड में पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में क्या किया हम लोग ने कि एक कैडेट का टी शर्ट उतार लिया। अगर आप टी शर्ट नहीं उतार सकते हो तो आपके घर में टी शर्ट वेरी इजीली अवेलेबल रहता है, कहीं से भी टी शर्ट आप लेके। ध्यान रखिए कि लोअर होल जो कमर वाला जो वेस्ट एरिया वहां से उसको डालना है और निकालना कहाँ से, आर्म होल से निकालना है। उसको नेक होल से बिल्कुल भी ना निकाले, आर्म होल से ही उसको निकाले ताकि वो नेक होल से निकालोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, वो स्ट्रेचर नहीं बनेगा आपसे। आप उसको आर्म होल से निकालो। ये जो 1 टी शर्ट निकालो वो कोई छोटी बच्ची है 3-4 साल की उसके लिए लिफ्टिंग हो जाएगी। कोई नॉर्मल एडल्ट है उसके लिए जो लाइक 5 फुट 6 फुट का जो पर्सन है उसको हमारे को 2 टी शर्ट चाहिए। तो 2 टी शर्ट ऐसा करके निकाल दे। अगर 2 टी शर्ट भी सफिशिएंट ना रहे तो आप 3 टी शर्ट या 4 टी शर्ट भी यूज कर सकते हो इसकी जगह पे उसको लंबा बनाने के लिए। तो इस हिसाब से हम लोग ने 2 टी शर्ट इसको एडजॉइन कर देंगे। अभी ज्वाइन करने के बाद में देखो ये प्रॉपर स्ट्रेचर बन चुका है अभी आपके पास में। वेरी सिंपल, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, वेरी टेक्निकल, ये बहुत इजी है। आप घर पे कहीं पे भी ट्राई कर सकते हो। हम लोग को एम्बुलेंस के आने की वेट नहीं करनी पड़ेगी, किसी का हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद घर बैठे बैठे हम लोग ये स्ट्रेचर बना सकते हैं एंड वेरी इजीली। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि प्लीज 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 इसको आप ट्राई करें घर पे एक बार एंड ये बनाए एक बार। तभी अगर आप प्रैक्टिकल करोगे घर पे एक बार मतलब एक्सपेरिमेंट करोगे तभी आप कोई नेचुरल कैलामिटीज आ जाए, कहीं पे भी कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, कोई सिचुएशन ऐसा आ गया कि स्ट्रेचर की जरूरत पड़ जाए तो आप एक स्ट्रेचर बना सकते हो। आप इमेज में देख सकते हो ये हमारे टीटीएफ कैडेट है, ये हमारे एनडीआरएफ जो हमारी जो टीम है उन लोग का किस हिसाब से हेल्प किया एक स्ट्रेचर बनाने में, बना के हम लोग ने देखो कि कुछ ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे। अभी आपको मैं नेक्स्ट इमेज में दिखाऊंगा कि एक बेडशीट से एक ब्लैंकेट से हम लोग कैसे स्ट्रेचर बना सकते हैं। जी हाँ, घर में जो हमारे बेडशीट है ब्लैंकेट है जो हम ठंड में ओढ़ते हैं उससे भी हम लोग स्ट्रेचर बना सकते हैं। एक्सक्यूज मी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेम वही 2 पोल लेने हैं आपको। पोल ध्यान रखें कि स्ट्रांग रहे, हार्ड रहे, उसमें टूटे ना, कोई ब्रेकेज ना आए। क्या करना है हमारे को, एक ब्लैंकेट या एक बेडशीट लेना है, उसको फ्लोर पे उसको प्रॉपर ऐसे स्ट्रेट कर देना है एंड देन इमेज 1 में देख सकते हो 1/3 वाले पार्ट हिस्से पे एक पोल रख दिया गया है। एक पोल रखने के बाद में उसको ऐसे करके फोल्ड कर दिया, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ उसको फोल्ड कर दिया। इमेज 2 में देख सकते हो। उसके बाद में क्या किया, एक और जो पोल है वो फोल्डेड के ऊपर रखा है, नीचे नहीं रखना है। नीचे रखोगे तो वो ग्रिप नहीं बनेगा और वो टूट जाएगा। तो हमारे को ऊपर की तरफ रखना है एक और पोल। रखने के बाद में क्या करना है, जो बैलेंस 1/3 जो पार्ट रह गया उसको हमने कवर कर देना, जैसे कि आप इमेज 3 में देख सकते हो। अब ये देख सकते हो ये भी एक स्ट्रेचर बन गया, चलता फिरता घर बैठे बैठे वेरी सिंपल स्ट्रेचर बन गया। यहाँ पे आप इजीली किसी को भी लिफ्ट कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार इस चीज में प्रेशर दे रहा हूँ, प्लीज 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 इसको आप ट्राई करें। आपने जितने भी
ये 6 टॉपिक हो गए। इससे पहले जो भी 5 टॉपिक्स आपने सीखा है मेरे से अभी, जो मेरे पार्टनर है रजत जी, और मैंने आपको 2 टॉपिक सिखाए, रजत जी ने 3 टॉपिक सिखाए, टोटल 5 टॉपिक जो भी सिखाया हम लोगों ने, ये उन सब में अगर ट्रीटमेंट में कुछ काम ना आए, अगर कोई मतलब रेस्क्यू नहीं कर पाए, तो आप ये सब यूज करके उसको एम्बुलेंस तक पहुंचा सकते हो, हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हो, या फिर कोई टॉप फ्लोर पे लाइक 10-15 स्टोरी पे मतलब फ्लोर पे कोई बिल्डिंग है, वहां पे लिफ्ट काम नहीं कर रही है, अभी हमारे को उसको नीचे उतारना है, तो ये जो स्ट्रेचर वाला टेक्निक है, 4 हैंड लिफ्टिंग टेक्निक है, इससे हम लोग उसको जो पर्सन है, जो विक्टिम है, उसको हम लोग नीचे उतार सकते हैं, एटलीस्ट एम्बुलेंस तक पहुंचा सकते हैं हम लोग इजीली। हम लोग को किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा, कोई आर्मी के आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यू आर एन आर्मी। आप ये आपको जो अभी टेक्निक सिखाया गया है, 6 टेक्निक, इससे आप लोग मतलब एनडीआरएफ का जो काम होता है 50% तो आप काम कर ही दोगे। तो दैट वाज आवर 6 टॉपिक्स एंड हियर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी भी एक पर्सन को, कोई भी एक स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट कोई भी एक आ जाए, मेरे साथ लाइव इंटरैक्टिव करें कि उनको आज का सेशन कैसा लगा। मेरे को प्लीज एक छोटा सा रिव्यू, क्विक रिकैप दे दे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी एक पर्सन आ जाए प्लीज, कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर दे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राकेश ठक्कर जी से, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। राकेश ठक्कर जी, अगर राकेश ठक्कर जी आप नहीं हो पा रहे, अदिति कुमारी जी, अदिति जी। यस सर। प्लीज अपना वीडियो को ऑन करें एंड प्लीज मुझे एक छोटी सी रिकैप दे दे। एक आपको आज का सेशन कैसा लगा, मुझे एक छोटा सा कैप्सूल दे दे। अदिति जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? अदिति जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। अनम्यूट। हाँ, हेलो अदिति, हाउ आर यू? नहीं हो पा रहा, आई थिंक नेटवर्क इशू है कुछ। हेलो सर। नौचिन जी आ गए लाइन पे मेरे साथ। हेलो नौचिन। हेलो सर। हेलो सर। आपको आज का सेशन कैसा लगा? Awesome. This section is very awesome, sir. I tried to answer all the questions. गुड, वेरी गुड। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जितने भी टेक्निक्स आपको सिखाए गए आज के, ब्लीडिंग के, फ्रैक्चर के, स्ट्रेचर मैकिंग के, लिफ्टिंग के, प्लीज आप खुद भी प्रैक्टिकली इसको ट्राई करें एंड आपके सोसाइटी में भी जितने जन को आप सिखा सकते हो प्लीज उनको। I cannot hear your voice. Sir, I cannot hear your voice. Am I audible? जी नवीन जी ऑडिबल है। तो नौशिन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जितने जन को सिखा सकते हैं टेक्निक्स, आप सबको सिखाएं। सो दैट्स द एंड हियर। नाउ आई विल हैंड ओवर माय स्क्रीन टू माय मेंटर्स। So विपिन जी प्लीज कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। आज का जो सेशन हमारा रहा बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही शानदार सेशन रहा। बच्चों को मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में आपने जो बनने के लिए जो जानकारी दी
वो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी और सार्थक होगी और वह आम जन से ऊपर उठकर लोगों की मदद कर सकेंगे। मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में वो एक नई पहचान अपनी बना सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक अच्छे सेशन के लिए। मैं अब एक फीडबैक के लिए, एक शॉर्ट फीडबैक के लिए श्री दिनेश जी ओझा, प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करूंगा। प्लीज दिनेश जी। Sir, you are not audible. नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। नहीं आ रही है सर। सर हेडफोन्स रिमूव करके एक बार हेडफोन रिमूव करके सर वापस प्लग कीजिए। एनीवे, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं फीडबैक हम एक बार फिर अवेलेबल होंगे प्रिंसिपल सर, तब हम ले लेंगे। मैं तेरापंथ युवक परिषद उत्तर हावड़ा के सेक्रेटरी प्रवीण सिंघी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आभार ज्ञापन के लिए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए अवेलेबल हो। प्लीज प्रवीण जी सिंघी। आराध्य के चरणों में वंदन, आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भावभरी वंदना, और यहाँ विराजे सभी चरित्रात्माओं को मथेन वंदामी। जूम ऐप से जुड़े हमारे आवात युग के, जिनकी अध्यक्षता में आज की ये कार्यक्रम हो रहा है, श्री अमित जी नाटा, मेरे आवात युग साथियों, तेरापंथ युवक परिषद उत्तर हावड़ा के साथियों, हमारे सेंट जॉन्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल सर, हमारे ट्रेनर श्री रजत जी और नवीन जी, स्कूल के सभी बच्चों को मेरी तरफ से सादर जय जिनेंद्र। आज का ये सेशन बहुत ही शानदार रहा। जिस तरह से श्री रजत जी और नवीन जी ने आज बच्चों को किस तरह आपदा विपदा से निकला जाता है उसके बारे में बताया, मैं उनका बहुत बहुत आभार ज्ञापन करता हूं। और अमित जी और पूरी आबादी टीम को, अखिल भारतीय टीम को, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने हमें ये एक सुनहरा मौका दिया। अमित जी नाटा को मेरा बहुत बहुत आभार ज्ञापन करता हूं। हावड़ा सेंट जॉन्स हाई स्कूल के सभी बच्चों को बहुत बहुत आभार और उनके उज्जवल भविष्य की तेरापंथ युवक परिषद के परिवार की तरफ से मंगल कामना करता हूं। ओम आराम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा प्रिंसिपल सर से। प्रिंसिपल सर अवेलेबल हो गए हैं क्या? टेक्निकल इशू था। दिनेश जी ओझा सर, आप ऑडिबल नहीं है, अभी भी आवाज आपकी नहीं आ रही है। सर नहीं आ रही है। एनीवे सर, हम नहीं आ रही है सर। एनीवे हम आपको एक फीडबैक लेटर के रूप में हम आपसे फीडबैक ले लेंगे, तो आप अपनी भावनाएं हमें उस रूप में व्यक्त कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमें इस सेशन के लिए, सभी अतिथियों का जुड़ने के लिए और सभी बच्चों का इस सेशन को अटेंड करने के लिए। एक MFR के रूप में हम समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने साथियों, स्कूल के साथियों के साथ हम
एक मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में हम लोगों की मदद कर सकते हैं, आपदा और विपदा आने पर हम सभी की सहायता कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज आप सभी जुड़े इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम अरहम।